नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के जो हमारे आधुनिक लेखक थे उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जिसमें एक्चुअली चैप्टर का नाम तो है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। इसके दो भाग हैं। पहला भाग हमने पहले ही आपको वीडियो रिलीज कर दिया है, जो था प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक उपनिवेशवादी इतिहासकार, संस्थानवादी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को किस प्रकार से लिखा। आज हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं कि उनके सामने हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने हमारे इतिहास का लेखन किस प्रकार से किया। यह लेक्चर बहुत दिनों से छात्रों के डिमांड में था। लड़के बार बार कह रहे थे कि सर इसका पार्ट 2 नहीं आया है। तो एक्चुअली ये दोनों ही चैप्टर मैं ये मानता हूँ कि इतिहास की समझ के लिए बार बार पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपकी उस आतुरता को अंत करते हैं। आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, उनमें से राष्ट्रवादी लेखकों के बारे में। तो ये है इसका दूसरा पार्ट। वो तो था उसका चैप्टर राष्ट्रवादी इतिहासकारों की विचारधारा और उनके योगदान। जैसे राजेंद्र लाल मित्र जी ने प्राचीन भारतीय इतिहास में को मॉडर्न तरीके से लिखने में क्या योगदान दिया है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने क्या योगदान दिया, विश्वनाथ काशीनाथ राजबड़े ने क्या योगदान दिया, पांडुरंग वामन काने, हेमचंद राय चौधरी, आरसी मजूमदार, के नीलकंठ शास्त्री, केपी जायसवाल, एएस अल्टेकर और भी कई सारे हैं। ये तो मुख्य हुए जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए और इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को आधुनिक तरीके से लिखने का प्रयास किया। तो पिछला वीडियो जो हमने YouTube पर रखा था, भारत एकेडमी के YouTube पे भी अवेलेबल है, विश्वास एजुकेशन के भी YouTube पे अवेलेबल है, और अब आज उसका पार्ट 2 आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब इनके कंट्रीब्यूशन को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न ये आना चाहिए कि आखिर राष्ट्रवादी इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास को मॉडर्न तरीके से लिखने का प्रयास क्यों किया। राष्ट्रवादियों ने इतिहास लेखन में आववाना कारणों, उनके आने के मुख्य कारण क्या थे। तो सबसे पहला उनका मुख्य कारण ये था कि उपनिवेशवादियों ने, आप पिछला देख चुके हैं लेक्चर, हमारे प्राचीन इतिहास को एकदम अत्यंत कहिए खराब तरीके से दिखलाया है। हमने एक शब्द यूज किया है, विरूपता थी दर्शावो, एकदम विकृत तरीके से दिखलाया। आप बताइए, इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम सिकंदर के आक्रमण को भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने अशोका के बारे में क्यों नहीं लिखा। हम मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई नहीं हुई होगी उस समय, तो आपने उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन आप अशोक के बारे में तो लिख सकते थे। आप जो है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में क्यों नहीं लिखे, समुद्रगुप्त को उतना बढ़िया क्यों नहीं बताए, आपने हर्षचरित पढ़ करके हर्षवर्धन का मूल्यांकन करने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो उन्होंने हमारे इतिहास को, मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, इसमें अत्यंत विकृत तरीके से लिखा था। उसको काउंटर करना जरूरी था कि नहीं, प्राचीन भारत का इतिहास गौरवशाली इतिहास है, आप जो देख रहे हो इस प्रकार का इतिहास वो नहीं है। और दूसरा ये था कि भारत में जो सामंती समाज फल फूल रहा था, फ्यूडल सिस्टम, कि अंग्रेजों के साथ संधि करके देसी रजवाड़े केवल अपने भोग विलास में लगे हुए थे, अब उनकी तुलना महाराणा प्रताप से नहीं की जा सकती है, अब उनकी तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं की जा सकती है, या पृथ्वीराज चौहान से नहीं की जा सकती है। तो उस सामंतवादी समाज का जो के कारण जो भारतीय समाज का पतन हो रहा था,
उस पतनशील समाज को क्या कहते हैं, रोकने का प्रयास करना, ये इनका दूसरा उद्देश्य था। तो ये दो मुख्य उद्देश्य थे राष्ट्रवादियों के इतिहास लेखन के पीछे। पहला, उपनिवेशवादियों ने जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को कलंकित करने का प्रयास किया, उसको उसका आईना दिखाना कि नहीं, मेरा प्राचीन भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। और दूसरा कि हमारे यहाँ जो हमारे देसी रजवाड़े सामंती लोग एकदम भोग विलास में डूब गए थे, क्योंकि उनको सत्ता अब करना नहीं था, सत्ता तो अंग्रेज संभाल लिया था। तो उनके कारण जो समाज का पतन हो रहा था, उस पतनशील समाज को रोकना है अपनी प्राचीन गौरवमय इतिहास को दिखा करके कि देखो, हमारे पास अशोक भी था, हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय भी था, हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य भी था। जब हम इधर से लिखेंगे तो हम बिंबिसार भी लिखेंगे। अपने उस गौरवशाली इतिहास को पहचानो और उस समाज को पहचानो जो एक बार कलिंग युद्ध का विकृति को देख करके युद्ध की नीति को त्याग देता है, जो सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलता है। ऐसे राजाओं को देखो और उन राजाओं को देख करके हमारा उस समय के सोसाइटी को देखो, किस तरह का समाज था। आज क्यों हम पतनशील समाज की ओर बढ़ते जा रहे हैं? तो इस कारण से जो है इन लोगों ने इतिहास लेखन की शुरुआत की। अब दोस्तों हम देखें इनका मिशन क्या था, उद्देश्य। इनका सबसे पहला उद्देश्य था कि भारतीय समाज को सुधारना है। उसने जो लिखा वो तो बाहरी आदमी है ना, वो लिख दिया था, हम कौन सा मान लेंगे उसकी बात। हमारी मर्जी होगी तो मानेंगे, नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। वो कोई लॉ तो था नहीं कि हम पे डाल देगा कि क्या कहते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लिखा तो लिखा, उसको काउंटर कभी भी किया जा सकता है। लेकिन हमारा जो समाज पतनशील हो रहा है, अगर उसको नहीं सुधारेंगे तो हमारा पूरा भारतीय सभ्यता और संस्कृति बिखर जाएगी। तो उनका पहला उद्देश्य था भारतीय समाज को सुधारना। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के कारण, अंग्रेज अपने फायदे के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आया, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के कारण जिस प्रकार से भारतीय समाज मूढ़ीवादी समाज में परिवर्तित होने लगा था, जैसे आज अगर कहीं भी जाकर के आप चर्चा करिए और कहिए कि हम इतना पढ़े हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज को। आप जाके कहिए कि हम इतना लाख रुपया कमाते हैं, देखिए समाज आपको इज्जत भरी नज़रों से देखने लगेगा। आज जो है क्या कहते हैं, एक बार आप कहिए कि हम पीएचडी किए हैं, हो सकता है कि सोसाइटी पे वो असर नहीं पड़े। और आप कहिए कि हम बीएमडब्ल्यू गाड़ी से उतरे हैं, देखिए तो आपका, क्योंकि ये मूढ़ीवादी समाज, ये मूढ़ीवादी समाज जो है वो पैसे की को ही कदर करेगा। तो वह जो मूढ़ीवादी समाज का निर्माण हो रहा था उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उसको फिर से प्राचीन समाज की ओर ले जाना, ये इनका सेकंड मिशन था। तीसरा, और तीसरा तो जरूरी है, उसने जो गलत इतिहास लिख दिया, उस प्राचीन इतिहास का फिर से निर्माण करना। अगर मान लेते हैं कि वो हमारा महाभारत पढ़ के ही इतिहास लिखा हो सकता है वो अंग्रेज है, वो संस्कृत का अनुवाद ट्रांसलेशन गलत कर दिया हो। हम भारतीय हैं, हम संस्कृत जानते हैं, तो हम हो सकता है कि महाभारत को पढ़ेंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। वो हमारे समाज को बाहरी नज़र से देख रहा है। अगर महाभारत में कोई सोसाइटी का वर्णन होगा भी तो वो हमारे तरह से, हमारे हिसाब से तो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास का फिर से निर्माण करना और स्वराज प्राप्ति के लिए समाज को तैयार करना। वो जो भर दिया था उपनिवेशवादी कि नहीं, भारत में तो सब कुछ बाहर से ही आया है, आर्य बाहर से आए, राजपूत बाहर से आए। पिछले लेक्चर में बताए हैं कि कर्नल टॉड को और कोई थ्योरी नहीं मिला था, सक्सीथियन की संतान है राजपूत। तो ये जो हमारे दिमाग में भरा है, तो हमारे दिमाग में स्वराज की बात कब आएगी? तो स्वराज की भावना उत्पन्न करने के लिए जब हम भारतीय समाज को ये समझाने में सक्षम होंगे कि प्राचीन काल में जब टेक्नोलॉजी विश्व के पास जीरो था, तब अजात शत्रु ने रथ मूसल नामक यंत्र का आविष्कार किया था, ठीक ना। शिलाकंटक नामक यंत्र का आविष्कार किया था, वो ऐसे करके जो फेंकता था, जो बाहुबली सिनेमा में आप देखे थे।
तो प्राचीन समाज को देखिए, और प्राचीन समाज में वो कोई विदेशी टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आए थे, यहाँ के उस काल समय के इंजीनियरों ने बनाया था। तो इसलिए आप इसको पहचानिए और स्वराज की ओर आगे बढ़िए। तो स्वराज प्राप्ति के लिए समाज को तैयार करना, इनके मेन ऑब्जेक्टिव ये थे। अब क्लियर हो गया है कि उनका आने का कारण क्या था और इनका उद्देश्य क्या था। दोनों पढ़ लिए राष्ट्रवादी इतिहासकारों का। अब जिस जिस राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपना योगदान दिया है उनके बारे में हम लोग जरा देखें। तो पहले इतिहासकार हैं राजेंद्र लाल मित्रा। ये 1822 से 1891 इनका जन्म और मृत्यु ये है। तो राजेंद्र लाल मित्रा जो हैं, उन्होंने मूल काम वैदिक ग्रंथ पे किया, क्योंकि उनका भी मानना था और मेरा भी मानना है बहुत हद तक कि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन और प्राग इतिहास का अध्ययन जब हम करते हैं तो एक अलग हमारा दृष्टिकोण है, लेकिन वैदिक काल से लेकर के आज तक के समाज के अगर डेवलपमेंट को समझना है, हड़प्पा को छोड़ना नहीं है। लेकिन चूंकि लिखित साक्ष्य का अभी अभाव है, अभाव का मतलब कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उस साक्ष्य को, तो उस लिखित साक्ष्य के पढ़ने नहीं के कारण हम रियलिटी नहीं पता लगा पा रहे हैं। तो लिखित साक्ष्य का जहां से शुरुआत है वहां से वैदिक ग्रंथ ही हमारे पास है। तो अगर हम इस सभ्यता का मूल में जाना चाहते हैं तो हमको वेद से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय संस्कृति हमेशा से बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधर्मी रही है। तो खाली अगर वेद को बेस बनाएंगे तब हम भारतीय समाज का वर्णन नहीं कर पाएंगे। उसके साथ हमको द्रविड़ों के संस्कृति पर भी आधारित कोई ग्रंथ होगा तो उसको भी बेस बनाना होगा, अलग अलग संस्कृतियों का भी सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि बहुमत संख्या में ज़्यादा जो है और डोमिनेट किया था आर्य यहाँ आकर के, तो इसीलिए उन पर आधारित जो ग्रंथ है उस पर काम हम अगर शुरुआत करें तो वहाँ से हमको लिंक मिलेगा। वह एकमात्र नहीं मानेंगे लेकिन एक बड़ा सोर्स जरूर मानेंगे। इसलिए राजेंद्र लाल मित्रा ने वैदिक मूल ग्रंथों को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने उस ग्रंथों के बाद एक क्या कहते हैं पुस्तक लिखा जिसका नाम है इंडो एरियंस। ये आपके सामने उस पुस्तक का नाम है, इंडो एरियंस बाय राजेंद्र लाल मित्रा, कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवार्ड्स द इल्यूसिडेशन ऑफ देयर एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री। ये कई वॉल्यूम में है। ये मैं जो आपके सामने रखा हूं ये है वॉल्यूम 2 ऑफ 2, समझ रहे हैं ना, सेकेंड पार्ट का ये वॉल्यूम 2 है, क्योंकि हम पहुंच गए मेडिएवल हिस्ट्री तक। हेडिंग देखिए, तो एक आपके सामने रखे हैं, लेकिन आपको परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आया है राजेंद्र लाल मित्रा कौन किताब लिखे, इंडो एरियंस। उसमें उन्होंने क्या किया है, तो भारतीय समाज को तार्किक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। तार्किक दृष्टिकोण का मतलब ये कि पूर्व वैदिक काल में भारत के आर्यंस मकान बनाकर एक जगह क्यों नहीं रहते थे, उनका जीवन घूमंतु जीवन क्यों था। तो क्योंकि ऐसा नहीं कह देंगे एकदम से कि कृषि नहीं आता था, क्योंकि कृषि विकसित अवस्था में नहीं थी। ऐसा इसलिए कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में जाने के बाद कृषि की चर्चा होती है, तो बाकी 3 चैप्टर तक क्यों नहीं चर्चा हुआ। दूसरा, कृषि की विस्तृत चर्चा नहीं होती है। कृषि की विस्तृत चर्चा हम जब शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हैं जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, उसमें हम पढ़ते हैं कि जुताई, कटाई, मड़ाई, इन सब शब्दों का उल्लेख, कृषि की विस्तृत चर्चा मिलती है। तो कृषि जब उन्नत अवस्था में नहीं होगी तो हमारे पास साल भर खाने को भी अनाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि विकसित अवस्था में नहीं है। तो उस केस में भोजन के लिए हमको कंदमूल या नहीं तो जानवर के शिकार पे निर्भर रहना पड़ेगा।
और उसके खोज में हमको जगह जगह घूमना पड़ेगा। इसलिए जो है पूर्व वैदिक कालीन आर्य जो थे उनका जीवन घूमंतु जीवन था। तो भारतीय समाज के अलग अलग पहलुओं को इसी प्रकार से इन्होंने तर्कनिष्ठ दृष्टिकोण से देखा है। ये राजेंद्र लाल मित्रा जी का योगदान है दोस्तों। अब आइए रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1837 से 1925। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो हैं वो दक्कन के सातवाहनों के इतिहास का पुनर्निर्माण किए। आप जानते हैं कि दक्कन में सातवाहन एक बड़ी शक्ति थी और अगर उसका इतिहास ही अधूरा रह जाता तो हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते कि राष्ट्रकूट को जो मिला शासन करने का, चालुक्य को जो मिला वहाँ पे शासन करने का, तो उसको बेस प्रदान करके दिया था सातवाहन, एक आधार दिया था सातवाहन। सातवाहन जो है अगर गुजरात के शासक को, शक शासक को हराने पहुंचता है तो एक तरीके से वो अपने आने वाले पीढ़ी को एक मैसेज देता है कि उत्तर भारत पे जो है अधिकार किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रकूट भरपूर प्रयास किया और मराठों ने भी किया। देख रहे हैं उसी भूमि से वो लोग आए हैं। तो इस सातवाहनों का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण था। तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो हैं वो दक्कन के सातवाहन के इतिहास का पुनर्निर्माण किए। उसके बाद हमने आपको क्या कहा कि अगर भारतीय संस्कृति को ठीक से समझना है तो हिंदू धर्म में भी जो अलग अलग संप्रदाय हैं, शैव, वैष्णव, कोई शाक्त धर्म की पूजा करता है, उन सबों को भी हमको अलग अलग तरीके से समझना होगा। हिंदुज़म इतना विशाल है, हिंदू धर्म जो है इतना विशाल है कि इसके अंदर कई संप्रदाय को उसने अपने साथ समेटे हुए है और हर संप्रदाय का के अंदर थोड़ी थोड़े जो है आपको डिफरेंसेस लगेंगे, सिद्धांतों में, उनके पूजा अर्चना विधि में, उनके संस्कृति में। तो इसलिए गोपाल कृष्ण भंडारकर जी ने वैष्णव और अन्य संप्रदाय के इतिहास का पुनर्निर्माण करके भारतीय संस्कृति में एक नया अध्याय जोड़ा, ऐसे समझना है। और इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया, यानी भारतीय समाज के कुरीतियों को भी हटाने के लिए रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने एक अपना अभियान चलाया। इनकी ये पुस्तक देखिए, फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, बीइंग एन एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन ग्रामर विथ एक्सरसाइजेज। ये पहला किताब जो लिखे थे वो संस्कृत व्याकरण ही लिखे थे। जब तक इनको ग्रामर नहीं मालूम होगा तब तक ये कोई संस्कृत ग्रंथ को कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए पहले ये पढ़े, फिर इन्होंने दक्कन का इतिहास लिखा और प्लस वैष्णव संप्रदाय का पूरा इतिहास जो है इन्होंने तैयार किया। अब आइए काशीनाथ, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 1869 से 1926। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े मराठा इतिहास पर अपने को फोकस किए। तो अच्छा तो है कि हम अगर दिल्ली से भारत का इतिहास लिखना चाहेंगे तो हम जब मराठा क्षेत्र के इतिहास में पहुंचेंगे या गुजरात क्षेत्र के इतिहास में पहुंचेंगे तो हम उसी राजा को पिक करेंगे या उसी समाज को पिक करेंगे जो भारत के एक तरह से उत्तर भारत के साथ जुड़ा हुआ होगा। लेकिन भारत को समझने के लिए हमको लोकल इतिहास भी जानना पड़ेगा कि उस समय क्या हो रहा था। हम केवल अगर अकबर को ही पढ़ के रह जाएंगे नहीं चलेगा। हम अगर केवल चंद्रगुप्त मौर्य को ही का ही गुणगान करते रह जाएंगे तो रुद्रदामा छूट जाएगा। रुद्रदामा को जानेंगे तब हम सौराष्ट्र को ठीक से समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति लोकल इतिहास को जो है फोकस करता है तो समझना है कि वो भारतीय इतिहास को और मजबूत करने का काम कर रहा है, क्योंकि उनके उस प्रयासों से आगे के पीढ़ी अगर भारतीय इतिहास लिखेंगे तो उनको कई तथ्य मिलेगा। वहाँ से हम लोग महसूस करते हैं, जैसे जब गुजरात में पढ़ाने आते हैं या गुजरात में जब पढ़ाते हैं, लड़का कहता है सर गुजरात का इतिहास पढ़ाइए। कैसे पढ़ा दें दोस्त? हम लोथल को भारतीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हम जब भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम कह देंगे गुजरात में है, कहानी ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जाना चाहेंगे तो अहमदाबाद ज़िले के सरगबल में है,
आपको तालुका प्रांत, तालुका तक याद करना पड़ेगा जब आप गुजरात का इतिहास पढ़ेंगे। तो हम ऐसे कई राजा होगा गुजरात का जिसके बारे में जानते ही नहीं होंगे दोस्तों। बिल्कुल, इसीलिए तोमर सर एक भी बार गुजरात के इतिहास को नहीं पढ़ाए अपने जीवन में, जानते ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ा देंगे। बल्लभी का इतिहास हम थोड़े उस लेवल का पढ़ा पाएंगे जो कि आप हमको तो याद है राम मांडलिक एक राजा है, हम क्या जानते हैं एक लाइन की राम मांडलिक ना कब्र क्या था, वो 2006 में एक बार पेपर आया था। तभी तो हम कहते हैं कि पेपर का सॉल्यूशन कर लेने से ज्ञानी नहीं हो जाता है कोई आदमी, उसके लिए उसको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। या 2 परीक्षा पास कर लेने से जो कहता है कि हम ज्ञानी हैं, हम जब बोलते हैं तो लोगों को, कई लोगों को बुरा लगता है दोस्तों। नहीं, ज्ञान के लिए ये पढ़ना पड़ेगा इस स्तर में जाकर के, तब आप किसी को गाइड करने की स्थिति में होंगे। क्योंकि कहीं भी जाके पता कर लीजिएगा, कोई भी जीपीएससी हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, पेपर सेट करने तो प्रोफेसर साहब ही आते हैं, और आप 2 परीक्षा पास करके उनको पार नहीं कर सकते हैं दोस्तों। कॉपी चेक करने तो प्रोफेसर साहब ही आते हैं जिनके पास उस विषय का बैकग्राउंड है। इसीलिए आप वो जो पास किया हुआ लड़का से 2 लाइन सीख करके जो लिखने जाते हैं, वो खुद वेटिंग में था तब पास किया था, या वो खुद निचले रैंक पे था तब पास किया था, क्योंकि टॉपर को क्लास चलाने का समय नहीं है। वो खुदे 500 नंबर लाया था, आपको कितना नंबर दिला पाएगा। ये एक हमने आपको ये इतिहास पढ़ाने के पीछे आपको समझाया कि विषय के जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो आपको सही चीज़ बता सकते हैं दोस्तों। तो अगर कोई इतिहासकार लोकल इतिहास लिखता है तो उसको तहे दिल से सैल्यूट करना है एक इतिहास के जानकार लोगों को, क्योंकि वो हमें भारत के इतिहास को लिखने में मजबूत करके देगा। कई ऐसे चीज होंगे जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे या केंद्रीय इतिहासकार नहीं पहुंच पाएगा। तो विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े जी मराठा का इतिहास लिखने का संकल्प लिए तो समझना है कि ये बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं इतिहास में। तो इन्होंने कहा, इनके मन में आया होगा कि पुस्तक पढ़ करके अगर हम कोई इतिहास लिखेंगे, तो कबीरदास भी बोले हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ भया न पंडित को, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, आप जो बुक लिस्ट हमसे, हम एक बार नहीं जवाब देते हैं बुक लिस्ट वाले को, क्योंकि कौन सा ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहां से किताब नहीं बताया जा रहा है। आईना तो आईना ही है, चेहरा हो वो अच्छा होना चाहिए, वो बढ़िया दिखता है, आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है। दूसरा जो मैं कहता हूं और कबीरदास जी का ही कोट करते हैं आज, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। कागज का लिखा हुआ चीज और आंख से देखा हुआ चीज में जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। तो इन्होंने सोचा कि मैं मराठों का इतिहास यदि लिखूंगा तो पहले हम महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमेंगे। गांव-गांव घूम करके जब व्यक्तिगत संपर्क हमको होगा और वहां से जो हमको फीडबैक मिलेगा, उस आधार पर हम मराठों का इतिहास लिखेंगे। देखिए यही चीज है, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े मराठा इतिहास के स्रोत के लिए महाराष्ट्र के गांव-गांव में भ्रमण किए, और उसका नतीजा ये निकला कि जब उन्होंने मराठा इतिहास लिखा तो वो एक लैंडमार्क हो गया, 22 खंडों में मराठा इतिहास हो गया। अब समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि इतिहासकार किसको कहते हैं। हम इतिहास के शिक्षक कहलाएंगे। कॉलेज में भी जो प्रोफेसर साहब हैं वो इतिहास के शिक्षक कहलाएंगे। इतिहासकार का मतलब ये होता है, ये जो हैं ये लोग कि हिस्टोरियन, जिन्होंने अपना केसी श्रीवास्तव, मैं किताब आपको रिकमेंड करता हूं, बट वो इतिहासकार नहीं है, वो तो इतिहासकारों के थ्योरी को समेट दिए हैं, अपना सिद्धांत। इतिहासकार हैं रोमिला थापर, जो अडिग हैं कि मौर्यों के पतन में अशोक की ही भूमिका थी, वो अपना तर्क दे रही हैं। हम उन तर्कों का सहारा लेंगे, फिर दूसरे का सहारा लेंगे, तीसरे का सहारा लेंगे, और उसको मिला के आपको एक 200 शब्द का आंसर तैयार कर देंगे। हम इतिहासकार नहीं कहला सकते हैं दोस्त।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आज के बच्चों को, किसी को भी तुरंत किंग, इतिहास का पिता, तो भूगोल की माता, ये सब नहीं कहा जाता है। आप न समझिएगा कि इतिहास का जो समुद्र है, हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे जैसा टीचर, समुद्र से में जो नदियाँ मिलती हैं, नदी से जो छोटी नदी निकलती है, उस नदी के किनारे अगर कोई छोटा सा पोखर है, वहाँ भी नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ही है कि हम लोग नदी के धारा को देख रहे हैं, बस ये रहा इतिहासकार का विचारधारा। इसीलिए मैं कभी कहलाना पसंद नहीं करता हूँ कोई मुझे इतिहास का पिता कहे, इतिहास का एक अच्छा विद्यार्थी कहे, ये बेस्ट है। तो दोस्तों इन्होंने 22 खंडों में मराठा इतिहास लिखा। अब 1926 में इन्होंने वैदिक और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। अब देख लीजिए, इसको कहते हैं कि हम डीप नॉलेज लेके आए हैं। ये कोचिंग क्लास में डीप नॉलेज होता है भाई, माना 5 किताब बाजार में जो है उससे ले करके लाइन खींच के एक नया बना दिए और लो भाई हम डीप लेके आए। डीप इसको कहते हैं दोस्तों। मैं ये 2 चैप्टर किसी सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ कि मेरे गुजरात के बच्चों को ये पता चले कि विषय किसको कहते हैं, रियल में इतिहास कहाँ है। आपको वो नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना, वो 1 लाइनर 4 पन्ना पढ़ करके, चाहे वो रजनीश तोमर ही क्यों न लिखा हो, हम भी ये नहीं कहेंगे कि मेरा वाला बेस्ट है, रजनीश तोमर ही क्यों न लिखा हो 4 लाइनर, और वो जो 2 सेलेक्टेड के पीछे पढ़ते हैं, सब के सब महामूर्ख लोग हैं, हम भी हैं उसमें शामिल। इतिहास यहाँ है दोस्तों, इसलिए कह रहे हैं। और यहाँ इसको कोई नहीं पढ़ा है जो आपके फील्ड में है, ये ध्यान रखिएगा। मैं बताऊंगा जो किताब मैं पढ़ा हूँ, अभी तक जितना बताया उसमें मैं कोई किताब नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, मेरी भी औकात नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, अभी समय नहीं है दोस्तों। तो अब जरा सुनिएगा, अभी इसमें आएगा जो मैं उसमें से कई किताबों का अध्ययन किया हूँ वो मैं बताऊंगा। तो इन्होंने वैदिक और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उसका अध्ययन करके महाराष्ट्र में, माना मराठी प्रथा में, मराठी में विवाह की प्रथा क्या थी, लगन कैसे होता था, विवाह की कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी, उसका इन्होंने पूरा इतिहास लिखा है। संकीर्ण लेख संग्रह इनकी एक किताब है, बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है दोस्तों। यहाँ तक तो रजनीश तोमर भी नहीं पहुँचा है, ये बुक नहीं पढ़ा है, सीधा सीधा समझिएगा। अब आगे देखें, भारत के, ये रहा इनकी एक और किताब है, राधा माधव विलास चंपू। इन्होंने भारत के, एक तो महाराष्ट्र के विवाह पद्धति को लिखा, उसके अलावा भारत में जो है विवाह की पद्धति, जो हम लोग बार बार कह देते हैं कि स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित विवाह पद्धति का उल्लेख है। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े हैं स्मृति ग्रंथ? इन्होंने पढ़ा है और ये उसको देख करके तब उसके बारे में लिखे। हम लोग इनके कलेक्शन में से निकाल के आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो ये जो है काशीनाथ राजवाड़े का योगदान था। अब आइए, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 1875 से 75 से 1950। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो हैं वो अशोक पर, देख लीजिए इनकी किताब ही है अशोका, डॉक्टर DR भंडारकर। तो इन्होंने अशोक को फोकस किया और केवल अशोक के ऊपर किताब लिखा। आपको मैं बताता हूं कि इसी तरह से राधा कुमुद मुखर्जी जो हैं वो किताब में पढ़ा हूं। तो राधा कुमुद मुखर्जी केवल चंद्रगुप्त मौर्य को फोकस किए हैं। उनकी एक किताब है चंद्रगुप्त मौर्य और उनका काल। ये किताब जो है दोस्तों, मैं पूरी पढ़ा हूँ उस किताब को। आपको शुरू में अगर आपका इतिहास का बैकग्राउंड नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि उस किताब में जो कुछ भी लिखा गया है, लिखने के बाद आपको नंबर 1 नंबर 2 फुटप्रिंट मिलेगा कि ये वाला बात हम अर्थशास्त्र के फलाने पेज से लिए हैं, ये वाला बात हम जो है मेगास्थनीज के इंडिका से लिए हैं। मतलब इस तरीके से किताब लिखा गया है। तो क्या देख रहे हैं, DR भंडारकर जी अशोक को फोकस किए
राधा कुमुद मुखर्जी जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनका काल को फोकस किए थे, और रोमिला थापर जी अशोक में भी केवल और केवल जो उन्होंने पीएचडी किया है, वो जो टाइटल है अब आज वो किताब के रूप में मिलता है, मैं भी पढ़ा हूं उस किताब को, बेहतरीन किताब है, अशोक और मौर्यों का पतन। मतलब पूरी किताब में वो ये बताने का प्रयास की है कि मौर्यों के पतन में अशोक की कैसी भूमिका है। दोस्तों उस किताब को इतिहास कहते हैं। आज जो है मैं ये पढ़ाने इसीलिए आया हूं और या आपको बताने के लिए कि आप ये कतई दिमाग में नहीं रखिएगा कि रजनीश तोमर ही है तो वो बहुत इतिहास जानता है। इतिहास के सागर के, नदी के, छोटी नदी के किनारे के तालाब का एक कोना नहीं जानता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी जो आईएएस का टीचर है, चाहे मुखर्जी नगर में क्यों न बहुत बड़ा है, वो इतिहास पूरी तरह से क्योंकि जो इतिहास जानता है, अगर रजनीश तोमर पीएचडी करने में सक्षम था और अगर रजनीश तोमर उसमें आगे बढ़ने में सक्षम होता तो आज वो कहीं ऊंचे पद पे होता, प्रोफेसर होता उस विषय का। आईएएस करना कठिन है ना, कि सीट कम होता है, पीएचडी करके उस दिशा में आगे बढ़ना तो आसान है। काहे को मुखर्जी नगर में खड़े हो गए थे? मैं अपनी ही बात कर रहा हूं या दूसरे जो आज इतिहास की बात करते हैं। हाँ, हम सब जैसे 9, 10, 11, 12 में पढ़ाने वाला टीचर आपको 9, 10 का गाइड करता है, वैसे हम आपको कोचिंग दे रहे हैं केवल उस कंपटीशन के लिए। हमको विद्वान मत समझिएगा। तो सुनिएगा, तो रोमिला थापर जी की पीएचडी किस पे है? अशोक और मौर्यों का पतन, इस पर ही उन्होंने किया है और आज वो किताब के रूप में मिलता है। मूल किताब तो अंग्रेजी में है क्योंकि वो लोग इंग्लिश मीडियम के थे, उसका ट्रांसलेटेड आपको मिलेगा। तो क्या देख रहे हैं कि इनका ध्यान था कि हमको अशोक को हाईलाइट करना है, भारतीय समाज को गौरवपूर्ण स्थिति में लाना, अभी जो आपने उद्देश्य पढ़ा था। तो इन्होंने उसके बारे में लिखा और अन्य राजनीतिक संस्थाओं पर इन्होंने, भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर किताब लिखा। अदर जो इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस था उस पर भी इन्होंने पुस्तक की रचना की। तो दोस्तों देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर का योगदान अशोका और भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पे पुस्तक लिखने पर था। अब हम लोग देखें पांडुरंग वामन काणे 1880 से 1972। पांडुरंग वामन काणे जो हैं एक पुस्तक लिखे हैं, द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ये आपके सामने है, बिल्कुल देखिएगा, मैं भी नहीं पढ़ा हूं अभी तक इस किताब को। धर्मशास्त्र का इतिहास हिंदी में अवेलेबल है। धर्मशास्त्र का इतिहास देखिए, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म और विधियां, प्रथम भाग, ये केवल पहला भाग है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ये किताब छपता है। इसको कहते हैं मूल रचना। ग्रंथ निर्माण बोर्ड कहीं का भी हो ना, तो उसका काम ये है, उसका काम ये नहीं है कि केसी श्रीवास्तव को पकड़ करके लिख देना या क्या कहते हैं सविंदर सिंह के किताब को पकड़ करके लिख देना। ग्रंथ निर्माण बोर्ड का काम ये है दोस्तों, ओरिजिनल बुक लिखवाना। देखिए इनकी दूसरा वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम में किताब है, भारत धर्मशास्त्र का इतिहास, धर्मशास्त्र का इतिहास, धर्मशास्त्र का इतिहास और धर्मशास्त्र का इतिहास। देखिए ये तृतीय भाग, द्वितीय भाग, अब ये अलग अलग सजाया है इसलिए चौथा पांचवा नहीं दिखता है। देखिए आ पुस्तक 5 खंडों में प्रकाशित थई छे। यह पुस्तक 5 भागों में प्रकाशित हुआ है। लेकिन इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? धर्मशास्त्र का इतिहास, यानी इसमें राजनैतिक गप नाम मात्र होगा, इसमें सामाजिक बात ज्यादा होगा, सामाजिक संस्थाओं के बारे में वर्णन होगा। तो पांडुरंग वामन काणे साहब का ये पढ़िएगा तो यहां से आपको दिखेगा वैदिक समाज, क्या बदलाव हुआ पूर्व मौर्य काल में, क्या बदलाव हुआ मौर्योत्तर काल में। इस तरीके से जो है इन्होंने किताब लिखा है और इनकी ये पुस्तक सामाजिक जीवन और आचरण का विश्वकोश कहा जाता है, डिक्शनरी ऑफ सोशल लाइफ ऑफ इंडिया। इन्होंने इसमें ये लिखा है और इनके पढ़ने से हमको प्राचीन भारतीय इतिहास में सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था,
उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है दोस्तों। हेमचंद राय चौधरी, हेमचंद राय चौधरी 1892 से 1957, इन्होंने पुस्तक लिखा है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, फ्रॉम द एक्सेशन ऑफ परीक्षित टू द एक्सटिंक्शन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। पहली बार भारतीयों के द्वारा, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा राजनैतिक इतिहास की रचना की गई है दोस्तों। इन्होंने परीक्षित यानी महाभारत काल से इन्होंने काल, ठीक है ना, उसको कहते हैं, परीक्षित तक को महाभारत काल मानते हैं। महाभारत काल से लेकर के गुप्त साम्राज्य के अंत तक का, महाभारत काल का मतलब ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से लेकर के गुप्त साम्राज्य तक का भारत का इतिहास का इन्होंने पुनर्निर्माण किया। कम बड़ा मेहनत नहीं है दोस्तों, केवल और केवल बच गया क्या, वैदिक और हड़प्पा, यानी महाभारत काल से लेकर के गुप्त काल तक। ये किताब आपके तोमर सर पढ़े हैं, इसका हिंदी एडिशन भारतीय भवन प्रकाशन से निकलता है और 1996-97 तक तैयारी करने वाले लड़कों के टेबल पर यह किताब हुआ करता था। तो आपके सर 1999 तक इस फील्ड में एज ए विद्यार्थी रहे हैं, तैयारी करते थे यूपीएससी का, और 2000 ईस्वी से इस फील्ड में पढ़ाने में आए। तो इसलिए आपके सर के टेबल पर भी ये किताब रहता था और आपके सर इस किताब को थ्रू आउट पढ़े हैं। तो अब जो बताने जा रहे हैं इस किताब में, वो ये जो एनसीईआरटी लाइन लिखा है वो नहीं बताने जा रहे हैं, अब इस किताब को देखा हुआ बताने जा रहे हैं। ये क्या किए हैं, काल विभाजन की जो समस्या है उसका वर्णन या विश्लेषण नहीं किए। काल विभाजन का मतलब कि मौर्य के बाद मौर्योत्तर, तो उसमें पहला कौन, वो जोड़ना पड़ेगा ना कि बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग। ये जो प्रॉब्लम है इस पर ये नहीं गए हैं, काल विभाजन की समस्या का ये विश्लेषण नहीं किए हैं। ये किताब इंग्लिश में है और इसी का हिंदी वर्जन अभी भी भारतीय भवन से निकलती है। लेकिन अब बच्चे क्यों पढ़ेंगे उसको, अब तो गाइड आ गया ना मार्केट में। तो गाइड के रहते हुए हेमचंद राय चौधरी जी की किताब, अपमान की बात है। आज का स्थिति यही है, हम लोग रोज कहते हैं कि ये कहानी चरितार्थ है हमारे फील्ड में कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। माने जिस आदमी को किताब लिखते समय वो लाइन नहीं कन्फर्म है, उसकी 5000 कॉपी बिकती है, जो लिखा है उसको वो लाइन का मतलब नहीं मालूम है, उसकी 7000 कॉपी बिकती है, कौवा मोती खा रहा है और हंस चुनेगा दाना तिनका। और जो लोग बैठ करके रिसर्च करके किताब लिखे हैं वो बेचारा दाना तिनका खा रहा है। मुखर्जी नगर के बाजार में जाइए दिल्ली में, ये सब किताब दुकान के अब किसी कोने में पड़ा होता है। संदीप जो है मेरा स्टाफ था, जब हम दिल्ली में पढ़ाते थे तो मेरे क्लास में वो डायरेक्टर की भूमिका में था वहाँ पे। तो जब हम क्लास बंद किए वहाँ पे 2013 में, तो संदीप जो है बुक स्टॉल खोला, एक राय बुक स्टॉल। तो अब भी जब जाते हैं तो उसी के दुकान पे बैठते हैं। वैसे तो सब लोग पहचानते हैं, लेकिन वो चूँकि डायरेक्ट मेरा साथ काम किया है तो वहाँ बैठते हैं। तो संदीप भी मेरे साथ यही चर्चा करता है कि सर एक दौर था जब आप लोग परिपक्व थे, अकेला मैं नहीं, हमारे उम्र वाले मुखर्जी नगर के सभी टीचरों की बात कर रहे हैं। सर लड़के इस तरह का किताब मांगते थे। आज तो सर जो बाहर सबसे बाहर होता है वो सबसे घटिया किताब होता है, क्योंकि वो गाइड है, क्वेश्चन बैंक 10 सालों का, बस कर लो हो जाएगा। उसके बाद पीछे गाइड होता है, सबसे आगे दुकान पर वही होता है फोटोस्टेट जेरॉक्स। उसके बाद जो है गाइड होता है, उसके बाद किताब अंतिम में जो दुकान में आपको कहीं भी अच्छा लेना हो किताब, उसके अंतिम शेल्फ में जाइए, वहाँ आपको इस तरह की किताबें मिलेंगी। और बोलता है कि सर
महीने में कभी एक दो लड़का इस तरह का आता है जो ढूंढ ढूंढ के ले जाता है। उसके लिए हम भी मेहनत नहीं करते हैं, उसको दुकानें में घुसा देते हैं, जाओ देख लो उस कोने में पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ है कि हेमचंद राय चौधरी की किताब, कमियां भी हैं बहुत सारी उस किताब में, लेकिन एक रिसर्च करने का प्रयास किए हैं। तो अगला देखिए, इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में विंसेंट आर्थर स्मिथ के योगदान का प्रशंसा किए। ये तो हमसे भी पूछिएगा तो हम कहेंगे कि नहीं, प्रशंसा तो इसलिए करना चाहिए कि भाई एक इतिहास लिख के तो दिया। वो सिकंदर के ही आक्रमण को लिखा, लेकिन वो हमको एक बार सोचने पर मजबूर तो किया कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। इसने जिस पार्ट को छोड़ दिया, मैं उस पार्ट को मजबूत करता हूं, तो इसलिए भी उसकी प्रशंसा की है। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश इतिहासकारों के, उपनिवेशवादी इतिहासकारों के दृष्टिकोण की आलोचना की है। अब समझे कि इस किताब को पढ़ने से क्या मिलेगा, कि अगर ये कहीं भी किसी चैप्टर के बारे में लिखे हैं तो उस चैप्टर में जब ये दृष्टिकोण दे रहे होते हैं तो उस वक्त ये लिखते हैं कि ब्रिटिश इतिहासकारों का ये दृष्टिकोण है जो कि सही नहीं है, यहाँ पर ये कमियां हैं। तो ये किताब में देखिए इन्होंने यही लिखा है। और एक और राजा अशोक का के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले रोमिला थापर जी भी हैं, अशोक और मौर्यों का पतन ये भी है। इनका कहना है कि ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण के आधार पर, मतलब ये जो लिख रहे हैं उसमें ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, ये जाति से ब्राह्मण नहीं समझिएगा। यहाँ ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि हिंदू धर्म के हिसाब से सोचना है। तो इन्होंने ब्राह्मणवादी धर्म के दृष्टिकोण के आधार पर यह कहा कि अशोक ने जो शांतिवादी नीति को अपनाया वही मौर्यों के पतन का कारण बना। शांतिवादी नीति इनका मेन बेस है। और रोमिला थापर जी कई कारण बताएंगे कि अशोक ने यहां भूल किया। अशोक जो बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा संरक्षण दे दिया, इससे दूसरे संप्रदाय के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, उनमें एकजुटता होना प्रारंभ हो गया। यह भी था कारण। अशोक के दरबार में जब वो बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रश्रय दे देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे समाज के उच्च वर्गों का डोमिनेंसी कम होने लगेगा दरबार में। अब प्रधानमंत्री के पद पर केवल ब्राह्मण को ही नहीं बिठा दिया जाएगा। तो इससे भी समाज के उच्च वर्गों में जो है अशोक के प्रति धीरे धीरे जो है नाराजगी बढ़ने लगा। तो अशोक के प्रति अब देख रहे हैं ना, अब यदि ये बात मैं कह दूं कि ये उन्होंने नहीं कहा है तो आलोचना करने लगेंगे आप। इसीलिए कहते हैं जब उस किताब को पढ़िएगा, हम लोग जब आपको इतिहास पढ़ाते हैं ना, कई चीज़ों को दिल में दबा करके पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं अगर उसको पूरी तरह से आपको बताने लगें तो हिस्टोरिकल दृष्टिकोण ही बदल जाएगा आपका। और जो यूपीएससी मांग रहा है वो आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि आप उस दृष्टिकोण से लिख ही नहीं पा रहे हैं। आप लास्टवां रैंक वाले की बात सुन रहे हैं ना, जो कोचिंग चलाने लगा है, या किसी को मान लीजिए ग्रुप बी मिला हो, या कोई जो है इंटरव्यू दिया है, हम भी हैं उसमें शामिल, कि हम भी उसी तरह के हैं, लेकिन आप उनकी बात मानने लगे हैं। और हम में से जो कह रहा है आपको कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, आप उसकी बात नहीं मान रहे। परसों मेरे से ही एक लड़का पूछ रहा था, नाम नहीं बताएंगे, कि सर फलाने टीचर का क्या कहते हैं दिल्ली से एक वीडियो खरीद लें। हम उसको एक ही सवाल पूछे कि मैं यदि डायरेक्ट ना कह दूं तो तुम नहीं खरीदोगे? ऐसा तो होगा नहीं, तुम जाके घर में तो चुपचाप खरीद ही लोगे। जब तुमको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो तुम मेरे से ये सवाल क्यों करते हो? हम कहे उसको कि अगर हम मान लो ना कह दें कि नहीं 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 खरीदना, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो आज के पीढ़ी को जब आपको मेरी बात मानने के लिए है ही नहीं तो सलाह क्यों मांगने आते हैं? और इसीलिए हम लोग भी डिप्लोमेटिक सलाह देके छोड़ देते हैं। हम लोग का मतलब सभी क्लास वाले, सबको मालूम है कि आप 20 जगह पूछेंगे और आप उस 20 की बात मानेंगे, एक का बात नहीं मानेंगे, 20 का बात मानेंगे। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको देखिए, आज इसके कारण बता रहे हैं जोड़ करके दोस्तों, कि देखिए कि इतिहास कहाँ है। अब
ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से इन्होंने अशोक के शांतिपूर्ण नीति का आलोचना किया है कि वही नीति मौर्यों के पतन का एक कारण बना। आइए अब देखें आरसी मजूमदार 1888 से 1980। आरसी मजूमदार जो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल नाम की पुस्तक की रचना की। देखिए द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ये कई वॉल्यूम में है। देखिए यहां लिखा है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, समझ में आया कि राष्ट्रीय चलबल पर मौलिक रचना किसने किया है। इसको पढ़ करके बिपिन चंद्रा जी और ग्रोवर साहब किताब लिखे होंगे, उसको पढ़ करके गाइड लिखा जा रहा है, अब उसको पढ़ करके गुजरात में ट्रांसलेशन हो रहा है और उस गाइड को देख कर को कह रहा है आपको कि हम उसका अनुवाद किए हैं, लो मेरी किताब बेस्ट है। इसलिए आप इतिहास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसीलिए आज जो है आप कहते हैं आंसर राइटिंग, आंसर फॉर्मेटिंग, हाउ टू राइट। अरे कंटेंट मालूम नहीं है, हाउ टू राइट कर लीजिएगा। जो चाहिए उसके बीच में लिखने को वो मालूम नहीं है, और जो सिखा रहा है वो भी वही ढाक के 3 पात है, आप कहाँ से लिख पाइएगा। कंटेंट को पहले मजबूत करना है। अगर हिंदी माध्यम के लड़के को अच्छा करना है, अंग्रेजी वाले से फाइट करना है, तो उसको पहले अपना कंटेंट मजबूत करना होगा। फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग भूलना होगा, पहले उसको कंटेंट मजबूत करना है, पहले उसको ऑथेंटिक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना विचार दे पाएगा। दोस्तों तो जरा देखिए अगला किताब जो इन्होंने लिखा है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल। देखिए वॉल्यूम 10, ये है वॉल्यूम 12, ब्रिटिश पारामाउंट एंड इंडियन रेनेसां। देखिए द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, वॉल्यूम 7, द मुगल अंपायर। देखिए द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, दिल्ली सल्तनत। देखिए द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल, द स्ट्रगल फॉर अंपायर। ऐसे करके इन्होंने कई वॉल्यूम में किताबों की रचना की है। दोस्तों आज अब इस अपने फील्ड की बात नहीं करेंगे, आज जो यूनिवर्सिटीज में अच्छे पीएचडी करके लोग नहीं आ पा रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि पीएचडी करने वाला लड़का भी आज के डेट में इस किताब को पढ़ना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि हम अपने लाइब्रेरी में जाएं, हमसे पहले जो मेरे वाले विषय पे कोई पीएचडी किया हो 4-5 का ले लें और ले करके उसी में हम आगे पीछे करके थोड़ा बहुत गाइड से सलाह ले करके और हम एक नया जो है अपना थीसिस सबमिट करके डॉक्टर कहला जाएं। वो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। इसीलिए इतिहास के आज के टीचर को, जो नए टीचर हैं वो पढ़ते भी होंगे कुछ लोग, ये पढ़ने की आवश्यकता है। और इसके साथ यहाँ हमने नहीं लिखे हैं, यहाँ पर एक और है भारतीय विद्या भवन मुंबई से द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल, ये जो सीरीज है उसकी एक वॉल्यूम द वैदिक एज जो है, ये आपके तोमर सर पढ़े हैं, इसीलिए हम उसको एक अलग रखवाए हैं। इसीलिए जब वैदिक साहित्य आपको पढ़ाते हैं तो फिर उसका ट्रैक अलग होता है। कितना भी कोई कर ले प्रयास वैदिक साहित्य में, मैं नहीं, जो व्यक्ति इस किताब को पढ़ लिया है उसको पार नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। पीपीटी में फोटो लगा देना यज्ञ का बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट के लिए जो है आपको इस तरह का किताब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप विद्यार्थी हैं, वो काम हम टीचरों का है। तो क्या देख रहे हैं कि आरसी मजूमदार भारत का द हिस्ट्री क्या लिखता है, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल। इंडियन पीपल का हिस्ट्री भी लिखा और इंडियन पीपल का कल्चर भी लिखा उन्होंने। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। के नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने पहले एक पुस्तक लिखा, उसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब कि दरअसल दक्षिण भारत के इतिहास पर खुले दिल से लिखने वाले लेखकों की कमी है। भंडारकर साहब भी एक थे जो कि मराठों का इतिहास लिखने का प्रयास किए थे। बाकी हेमचंद राय चौधरी, ठीक है ना, राज बड़े साहब, जो भी हैं वो या तो उत्तर भारत लिख रहे हैं या तो कल्चर लिख रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत का इतिहास स्पेशली लिखने का प्रयास
अधिकतर इतिहासकारों ने नहीं किया। नीलकंठ शास्त्री जी भी जब पहली बार आए 1892 से 1975 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये 1892 में जन्म लिए थे, 1975 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये भी जब पहली किताब लिखे तो ये भी उसी इतिहासकार के विचारधारा में बह गए। किताब क्या लिखे? ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। नॉर्थ इंडिया को ही फोकस करने का प्रयास किए, लेकिन शीघ्र ही इनको महसूस हुआ होगा, ऐसा लगता है हमको व्यक्तिगत, कि दक्षिण भारत के इतिहास पर स्पेशल किताब होना चाहिए। और तब उन्होंने, ये ओरिजिनल किताब है कि ए नीलकंठ शास्त्री की ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के नाम से स्पेशल दक्षिण भारत के इतिहास पर किताब लिखा। और हम लोग थैंक यू बोलते हैं बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी को। यही मेरा सवाल होता है बाकी राज्यों के ग्रंथ एकेडमी को कि बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी, देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से ग्रांट लिया और नीलकंठ शास्त्री जी का जो प्रकाशक होगा उसके साथ कोलैबोरेट किया और उसी किताब का हूबहू हिंदी अनुवाद कर दिया। इसलिए हम आज मजबूत हैं। ये काम ग्रंथ एकेडमी का है। ओरिजिनल किताब का अगर अनुवाद करवाने का प्रयास करे तो बच्चों को बहुत कुछ मिलेगा। आज यदि हमें भी, चलिए, मैं तो कई किताब, आरसी मजूमदार की किताब हिंदी में नहीं है लेकिन मैंने उसको पढ़ा, तो चलिए हम मान लीजिए अंग्रेजी में पढ़ लेते, लेकिन जो विशुद्ध हिंदी माध्यम का बच्चा है उसको क्यों कंटेंट कमता है? क्योंकि वो अगर ये किताब हिंदी में नहीं आया होता तो ये इंग्लिश वाली उस किताब को बेचारा देखता ही नहीं। आज गुजराती मीडियम के लड़के के साथ हम लोग महसूस करते हैं एक बच्चे के साथ क्या समस्या है, उसको हिंदी भी पढ़ने में थोड़ी तकलीफ है, ये तो हम भी महसूस करते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? तो आज अगर हमारे यहाँ के ग्रंथ निर्माण बोर्ड ये उठा लें तो कितना अच्छा हो। कोलैबोरेट करें, कोलैबोरेट करके नीलकंठ शास्त्री के किताब का अनुवाद करें, गुजराती में करवाएं। इतने सारे प्रोफेसर साहब हैं, बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। क्या कहते हैं, रोमिला थापर की अशोक और मौर्यों का पतन, उसका अनुवाद करें। आप देखिए ग्रंथ निर्माण बोर्ड, अपना जो गुजरात ग्रंथ निर्माण बोर्ड है, एक किताब में आज बता रहा हूं इतना बेहतरीन अनुवाद करवाया है ग्रंथ निर्माण बोर्ड, लेकिन उसको कोई नहीं खरीदने जाता है। आप जाइए और ग्रंथ निर्माण बोर्ड में, गुजरात ग्रंथ निर्माण बोर्ड में एक बार मांगिए, देखिए वो आदमी खुश हो जाएगा। द गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, जरा भी नहीं घबराइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, गुजराती में ये किताब है, द गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, कंप्लीट हिस्ट्री का किताब है वो। लेकिन वो इतिहास आपको नहीं पसंद आएगा अगर आपको, आपका बैकग्राउंड इतिहास नहीं है तो, क्योंकि उसमें हड़प्पा के बाद वैदिक, वैदिक के बाद मौर्य नहीं है। चोपड़ा साहब की लिखी संपादित किताब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे थे, और मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस किताब का गुजराती अनुवाद किया है। प्रोफेसर साहब हैं, नाम यहाँ बताना ठीक नहीं है, गुजरात के ही किसी यूनिवर्सिटी के हैं। सैल्यूट करता हूँ मैं आज उनको, अपने क्या कहते हैं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या फैंटास्टिक अनुवाद किए हैं उन्होंने। ये काम इस किताब के साथ भी हो सकता है। अगर ये किताब भी गुजराती में आ जाए, गुजरात के बच्चों को दक्षिण भारत के इतिहास में पीएचडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पीएचडी किया हुआ किताब आपके सामने है। तो इतनी बेहतरीन अनुवाद है आज भी आप, लेकिन वो किताब आपको मेंस में काम आएगा। एक बार उस किताब को देखिए। मुझे मालूम है कि सबसे पहले उस किताब की खोज मैं ही वास्को डी गामा बन के किया था। मुझे अंदर से तो लग रहा था कि नहीं, ग्रंथ निर्माण बोर्ड है, काम तो अच्छा जरूर हुआ होगा, एक बार चलना चाहिए। तो मैं गुजरात कॉलेज के पीछे उनका ऑफिस है, एक दिन मैं गया तो सरकारी ऑफिस का तो सिस्टम जानते हैं कि वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि खुद ही बुक देख लीजिए, सेल्फ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे आज हमको अपने से चुनने का मौका मिलेगा। देखते गए, कुछ किताबों को उठाए तो वो कुछ ट्रांसलेटेड बुक्स भी है। चलिए ठीक है, अच्छी किताबों का ही ट्रांसलेशन है, लेकिन जो चीज़ मैं खोज रहा था कि जरा इस चीज़ का मिले, तो खोजते खोजते अचानक पहुँचे हम प्रकाशन विभाग से
ये किताब आप लक्की हैं गुजराती माध्यम के लड़के, द गजेटियर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये किताब का आज तक हिंदी में भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है दोस्तों। प्रकाशन विभाग, पब्लिकेशन डिवीजन जो है भारत सरकार की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, उस प्रकाशन विभाग से द गजेटियर ऑफ इंडिया 4 वॉल्यूम में छपती है। एक वॉल्यूम जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, वॉल्यूम 2 एक ज्योग्राफी से है, एक प्रशासन से भी है, जाहिर वहीवट से भी है, बट वो चूंकि अपडेट नहीं हुआ इसीलिए जो है वो बेचारा आउटडेट हो गया। तो 4 वॉल्यूम में है द गजेटियर ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में इतिहास के बच्चे एक बार उसको जरूर पढ़ते हैं जिनको कि इतिहास में अच्छा कुछ करना होता है। जिसको मेंस फेल हो घर आ जाना होता है वो तो नहीं करता है, लेकिन जिसको अच्छा करना होता है। अब आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि आप नए लड़कों को बार बार लगता होगा कि तोमर सर काट देते हैं। हमारे समय के जो विद्यार्थी थे, चाहे वो आईएएस पास करें या फेल करें, इन किताबों का अध्ययन करते थे दोस्तों। मैं उस गजेटियर ऑफ इंडिया को इंग्लिश में पढ़ा जब मैं एग्जाम दे रहा था। मैं नीलकंठ शास्त्री जी के किताब को पढ़ा हूँ, राय चौधरी जी के किताब को पढ़ा हूँ। आप मेरे से बुक लिस्ट मांगते हैं ना, तो अंदर से जानते हैं पीड़ा होती है, मैं इस बच्चे को कौन सी किताब बताऊं। तो ध्यान रखिएगा कि आज भी मैं इतना देर रुका हूं आपके लिए और ये सलाह दे रहा हूं कि द गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 गुजरात गृह निर्माण बोर्ड से आप उठा के लाइए। आप देखिए कि आपको इतिहास में क्या नया जानने को मिलता है। जीपीएससी पास करने के लिए मत लाइएगा, इतिहास की जानकारी के लिए लाइए और देखिए कि आप उस किताब को पढ़ के आप यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है उसको चैलेंज कर पाते हैं कि नहीं। तो प्रकाशन विभाग से छपी हुई किताब का गुजराती ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रकाशन विभाग में जाने के बाद ऐसी कई किताबें हैं। मैं गुजरात के कल्चर पढ़ाने वाले कई टीचर को मैं लाके दिया हूं। आज मैं बता रहा हूं, हिंदी में लिखे हैं गुजरात के लेखक, गुजरात की संस्कृति, और मेंस के लिए वो टक्कर देता है। गुजराती में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ प्रिंट है, बट उसकी जो हिंदी वॉल्यूम है ना, गुजरात की संस्कृति, मैं कभी आपको दिखा दूंगा ऐसे करके जब मैं आऊँगा तो देखिएगा। आज मैं उस उद्देश्य से नहीं आया था। मैं जिस टीचर को दिया ना, वो टीचर कहता है कि सर गुजराती में जो गुजरात का संस्कृति लिखा गया है उसमें इंफॉर्मेशन ठूसा हुआ है, एनालिसिस नहीं है। सर ये किताब में तो एनालिसिस है। तो अब जरा आप सोच के देखिएगा कि मुझसे यदि आपको बुक लिस्ट चाहिए ना, तो पहले आपको मक्कम करना होगा कि आप एक ऐसे शिक्षक से बुक लिस्ट मांगने जा रहे हैं जो एक उस स्टेज पर खड़ा है जो आपको रिसर्च बुक बताएगा। आपको ये किताब नहीं बता सकता है वो। तो प्रकाशन विभाग में जाके देखिए, इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं कल्चर पे कि आप दंग रह जाएंगे। दक्षिण भारत के मंदिर, इस पर पूरी की पूरी एक किताब है प्रकाशन विभाग पे। भारत के दुर्ग, भारत की वास्तुकला, इस पे अकेली किताब है। कैसे मैं बता दूं कि फलाने प्रकाशन से ये वाली किताब अच्छी है? मेरे पास वो किताब है दोस्तों, मैं वो पढ़ता हूँ। इसीलिए मैं संस्कृति पे भी कोई गाइड नहीं बता सकता हूँ कि आप ये पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसका भी 10% ये नहीं काट पाया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी का एक बेहतरीन क्या है, तोहफा है, उपहार है दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हिंदी माध्यम के छात्रों को। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग है, क्लिष्ट है, इजी नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको एक सोच डेवलप हो जाएगा कि दक्षिण भारत का इतिहास क्या कहता है। और अंग्रेजी माध्यम के लड़के को तो शास्त्री जी स्वयं लिखे हैं, तो एक मौलिकता भी आती है। ट्रांसलेटेड किताब में थोड़ी समस्या है, लेकिन ये बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी पटना और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ट्रांसलेशन हुआ है। और ये है दक्षिण भारत का इतिहास। आपके सर के पास आज भी सेल्फ में ये किताब पड़ा हुआ है। 4 साल 3 साल में वो किताब मेरे से फट जाता है, मैं दूसरा वॉल्यूम लेके आ जाता हूँ और उसको हटा देता हूँ, मेरे पास आज भी पड़ा है। अशोक और मौर्यों का पतन, रोमिला थापर, मेरे पास अभी भी वो बुक है। हेमचंद राय चौधरी की किताब अभी भी मेरे पास है। तो दोस्तों
इतिहास हम लोग उस चीज़ से पढ़े हैं। इसीलिए कई बार कहते हैं हम लोग यहाँ के शिक्षकों को कि मेरा नकल मत करिए, नहीं पहुँच पाइएगा, और पहुँचने के लिए आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। 1992 से रजनीश तोमर इतिहास ही पढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 99 तक एज ए विद्यार्थी। और हमारे समय में ये सब बुक हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता पर जो मैंने किताब पढ़ा है वो है किरण कुमार थपलियाल की किताब। केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता है, इतनी मोटी। संगम युग पर मैंने पढ़ा है राम निहोर पांडे की किताब, इतनी मोटी किताब है। 1857 के विद्रोह पर केवल एक किताब एसएन सेन की है, जिनका कि आप वो स्टेटमेंट कोट करते हैं, उस स्टेटमेंट को जो है वो साबित किए हैं 5 पन्ने में। उस किताब को हमने पढ़ा है दोस्तों। आज मैं आपको ये इसीलिए इतना दिन से बचा के रखा था कि थोड़ा सा आप इतिहास में मेरे साथ डिस्कशन करिए, ऐप में पढ़िए, थोड़ा हमारे ऐप को देखिए और इसके बाद अंदाज लगाइएगा। और यही जिस दिन अगर पॉलिटी में आ जाए तब मैं बताऊं कि आपको मैं पॉलिटी में क्या पढ़ाऊं, कौन सी किताब पढ़ाऊं। भूगोल में हमने कौन सी किताबें पढ़ी है अपने विद्यार्थी जीवन में, पूरी की पूरी सविंदर सिंह, जीसी लियोंग, स्ट्रेलर एंड स्ट्रेलर, इसकी किताब हमने पढ़ी है भौतिक भूगोल में। कैसे आपको बता दें, भारत के भूगोल में तो खैर छोड़ ही दीजिए, मेरे पास कम से कम 22 लेखक का किताब होगा खाली भारत के भूगोल पे। आई चीला चाली नहीं, सब ऑथेंटिक लेखक की बात कर रहे हैं। तो नीलकंठ शास्त्री की किताब से आपको दक्षिण भारत के बारे में डिटेल्स जानकारी मिलेगा, देख लीजिए। इनके अनुसार क्या था कि पूर्व काल के पहले भारतीय समाज में, ये जो पूर्व मध्यकाल था, पूर्व मध्यकाल में आके हम थोड़े से गड़बड़ा गए, वरना उसके पहले भारतीय समाज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। लोग चारित्रिक दृष्टिकोण से बहुत उच्च थे। चारित्रिक का मतलब, हम लोग जब निबंध बताते हैं लड़के को, आज आपको थोड़ा सा ऐसे के बारे में समझा रहे हैं कि एक बार एक ऐसे आया था कि विज्ञान और प्रगति के विकास ने मनुष्य के नैतिकता को कम कर दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने मनुष्य के नैतिकता को कम कर दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं करिएगा कि रजनीश तोमर स्पेशल आके आपको कभी ऐसे राइटिंग सिखाएगा, वो सब काम नहीं है, वो दिल से आता है, उसके लिए क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो लड़का वो करने लगा वो खत्म है। तो सुनिएगा, एक टॉपिक खाली आपको आज बता रहे हैं कि ऐसा सोच के देखिए कि टेक्नोलॉजी के विकास से मनुष्य के नैतिकता में कैसे कैसे कमी आया। एक टेलीफोन का उदाहरण देते हैं, बस इतने से समझ जाइएगा। और जरा इस तरह से निबंध लिख के देखिए तो आप, जिस वक्त कम्युनिकेशन का जरिया केवल और केवल फेस टू फेस था, उस वक्त यदि आप अपने मामा, चाचा, मासा, भांजा, भतीजा, अगर किसी से 10,000 रुपया कर्ज ले लिए होते, ठीक ना, और अगर वो आपके दरवाजे पर आ जाते तो आपकी स्थिति खराब हो जाती। क्यों? ये कहने के लिए कि बेटा को कि जाओ कह दो कि पापा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मामा है, वो तो घरे घुसेगा। वो बैंक से थोड़े लोन लिए हैं कि बैंक वाला आया है कि तुम घर में क्यों घुसेगा। वो तो मामा है, भांजा है, कोई बात नहीं है, मामी नाश्ता कराओ, और उसके बाद कहाँ भागिएगा। मनुष्य नैतिक था, झूठ नहीं बोल पाता था। ठीक है, जैसे ही टेलीफोन आया, आप देखिएगा कि एक नैतिकता का पतन ये हुआ कि अनावश्यक कॉल हम ना उठा लें, इसके लिए हम अपने बेटे, बेटी, पत्नी को कहने लगे फोन उठा के पहले देख लो कौन है, उसके बाद हमको देना, और नहीं तो कह देना नहीं है, घरे में बैठे हुए हैं, नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप स्वयं फोन उठा के कहने की स्थिति में नहीं है कि भाई मैं घर में नहीं हूं। इतना नैतिकता का पतन नहीं हुआ है। समझ में आ गया कि मामा के आने पर बेटा को भी कहने की स्थिति में आप नहीं कि कह दो पापा घर में नहीं है, क्योंकि वो घर घुस जाएंगे। टेलीफोन पर आप इतने अनैतिक हो गए कि अपने बेटा को कहने लगे कि कह दो कि फोन पे नहीं है।
और मोबाइल के आने से हम इतने अनैतिक हो गए कि हम एक बस से जा रहे हैं, सामने से वो स्कूटर से आ रहा है, मान लीजिए उससे हम कुछ पैसा लिए हैं, हम देख रहे हैं उसको, और मान लीजिए वो कोना में गाड़ी लगा के हमको फ़ोन कर रहा है, मेरी बस गुजरी, तो हम उसको देख करके हंसते हैं और कहते हैं राजकोट में छू, काले आवीस, त्यार पछी बात करीस। यानी अब आप झूठ बोलने लगे हैं फ़ोन पे। लैंडलाइन में आपका परिवार से झूठ बुलवाते थे, और जब वो नहीं था तो आप परिवार से भी झूठ बुलवाने की स्थिति में नहीं थे। समझ में आया कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास ने इस प्रकार से हमारा चारित्रिक पतन कर दिया है, या हमारे नैतिकता का पतन कर दिया है। ओरिजिनल बात थोड़े किसी को पसंद आता है। हम लोग इसीलिए जो अभी DYSO वगैरह का एग्जाम आया है वो मौन हो गए हैं कि नहीं, अभी 2-4 साल करने दो। जो मेरा अपना है विद्यार्थी, टेढ़ा है पर मेरा है, उसके लिए ही काम करना है, जो भरोसा करता है। और हम भी उसके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और उसको टेस्ट देने जा रहे हैं। लेकिन ये काम नहीं करना है, क्योंकि मैं जब करूंगा चेक कॉपी तो जो दूसरे का कॉपी चेक कर रहा है कह के कि हम सेलेक्ट हैं, उसका कॉपी में गलती है 10। क्योंकि मैं आज नाम लेके बताता हूं, चिंतन डोबरिया जो इस बार IAS में सेलेक्ट हुआ, उसके मेंस का कॉपी चेक किया हूं, क्लास में मैंने दिखाया था लड़कों को, अभी भी कॉपी पड़ा है, बिना प्रूफ के हम बात करने कैमरा पर थोड़े आ जाएंगे। और उसके आंसर में हमने जो है घुमाया कि यहाँ तुम गलत लिखे हो, यहाँ तुमको ये लिखना चाहिए। तो हम लोगों की स्थिति ये है कि हम IAS पास किए, जबकि वो ऑलरेडी उसमें IFS हो चुका था, तब मैं चिंतन का कॉपी चेक किया था, इसलिए रिजल्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। गुजराती में हमको आंसर लिख के दिखाता था, क्वेश्चन के नीचे आंसर, कि सर थोड़ा गुजराती में चेक कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ के इजीली समझ लेते हैं। और मैं गुजराती में करेक्शन किया हूँ। मुझे घबराहट नहीं हो रही थी कि चिंतन IFS हो गया है तो हमसे ज़्यादा जान, अरे गुरु गुरु होता है। तो इसलिए हम लोग मौन हैं दोस्तों, देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं बाजार का कि आज का बच्चा कहाँ जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जरा सा कि ये जो है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने यही कहा कि हमारा प्राचीन समाज बहुत गौरवशाली था। अगर गौरवशाली नहीं था तो क्या हुआ, मध्यकाल में आकर के हम जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वैसे वैसे हमारे समाज का चारित्रिक पतन होने लगा। दोस्तों निबंध, चूंकि ये विषय तो ऐसा ही है, इसी पे चर्चा करना है। निबंध कहता है कि निबंध देखिए UPSC में पूछा है, वर्तमान संयुक्त परिवार नैतिक मूल्यों से ज्यादा आर्थिक आधारों पर वर्तमान समय में टिक रहा है। आप निबंध का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पहले यहां जो है एनालिसिस बढ़ाना हो। आज अगर आप एक एग्जाम्पल किताब छापते हैं और आपका भाई कागज का बिजनेस करता है ना, तो आप दोनों के बीच, और तीसरा भाई अगर बैंक में PO है, तो नज़दीकियां ज़्यादा होंगी। अगर आप कागज अपने भाई से खरीद रहे हों, एक दूसरे के बीच आर्थिक संबंध होना जरूरी है। तो अगर आप दोनों के बीच में रिलेशन है तो तीसरे भाई को कई गप नहीं पता चलेगा जो आप दोनों आपस में कर लेंगे। संयुक्त परिवार प्रथा वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों से ज्यादा आर्थिक संबंधों पे टिक रहा है। महसूस करके देखिए, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण संयुक्त परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव, कि आज से 50 साल पहले जब विवाह होता था तो इतना ज्यादा नगरीकरण नहीं था। 50-60 साल पहले सोच के देखिए कि अपने दादाजी की जब विवाह हुआ था तो उस वक्त उनके पिताजी शादी तय करने में सक्षम नहीं थे। चाचा, मामा, मासा, सबकी सहमति होगी तब यहां शादी होगी। फिर एक दौर आया, केवल पिताजी तय करते थे, अब बाकी लोग सहयोगी, उनको इन्फॉर्म किया जाता था। नगरीकरण का दौर। और आज इस नगरीकरण के दौर में लड़का तय करता है। खराब नहीं है दोस्तों, ये अच्छा है या खराब नहीं कहिए इसको, लड़का तय करता है। क्यों? क्योंकि आज हम जानते हैं, आप देखिए
सौराष्ट्र में या बिहार में एकदम गांव में रहने वाला बच्चा क्या कहता है कि पिताजी से डर लगता है बात करने में। शहर का बच्चा कहता है कि पिताजी का हम इज्जत करते हैं। शब्द में फेर आ जाता है दोस्त हैं हम तो पिताजी के। हमें भी मालूम है कि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी फेस टू फेस बात आज तक नहीं किए होंगे। हम कई बार चिढ़ाते थे जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लिए थे। मेरे दादा तो 2014 में उनका डेथ हुआ है, तो साइंस टेक पढ़ लिए तो चिढ़ाते थे कि मेरी दादी जो है ट्रांसपोंडर है, अब बाबा और पापा जो हैं वो दो मोबाइल हैं और वहाँ से बात सैटेलाइट के थ्रू बात हो रही है, ट्रांसपोंडर के माध्यम से आता है। दादी बीच में खड़ी होती थी, बाबा अंदर होते थे घर में, पापा बाहर। डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके समय में अगर एक फंक्शन किया जाता तो कैटरर की सुविधा नहीं थी। ये ध्यान रखिएगा। चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, गांव का दूर का सब मिल के खाना बनाता था गांव के भोज के लिए, याद करिएगा। इसलिए सबों की सहमति आवश्यक थी। अगर वो नहीं आते न शादी में तो ये फंक्शन बिगड़ जाता उसमें। इसीलिए फूफा जब बहुत जल्दी शादी में नाराज होता था उस समय। शादी में जाइए और अगर आपको पहचानना है ना कि फूफा कौन है, तो जो सबसे नाराज व्यक्ति बैठा हो कोने में वही फूफा है, ये ध्यान रखिएगा। वो इसीलिए नाराज होता था क्योंकि सहयोग छूट जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम अपने चचेरे भाई को धमकी देते हैं, शादी में नहीं बुला रहे हैं, फोन पे कहते हैं आना है तो आ जाना, नहीं तो मेरा दोस्त है कार के आगे डांस करने के लिए। ये नगरीकरण का प्रभाव है दोस्तों। पहले के शादी में महसूस करिएगा, देखिए कैसे जो है नगरीकरण ने ज्वाइंट फैमिली को ब्रेक किया है। पहले के शादी में आज से 50 साल पहले आप अगर किसी शादी को अटेंड कर, आप तो नहीं कर पाते, हम भी नहीं, लेकिन आज से अगर ज़्यादा नहीं 40 साल पहले, जो मैं जब 9 वर्ष का होऊंगा, 48 साल मेरा हो गया 8 साल का, शादी अटेंड करने अगर जाते तो जानते हैं जो दोस्त होता था वो एक कोने में खड़ा होता था। क्यों? क्योंकि बारात में पूरी गांव होती थी, रिश्तेदार होते थे, तो 2-4 जो बेचारा जाता था ना शहर का दोस्त, वो कोना में से खड़ा होता था, तो ऐसे ऐसे हटते रहता था। क्यों? लड़का का चाचा, मामा, मौसा सब जा रहा है। आज के शादी में आप जाके देखिए, महसूस करिए, जब आप जाते हैं रिसेप्शन में 5 आदमी वहाँ खड़ा है, 5 आदमी यहाँ खड़ा है, 5 आदमी यहाँ खड़ा है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी हुई है ना, उसका जो बचपन का फ्रेंड सर्कल है वो उसके नगरीकरण के कारण जो बंगलौर में नौकरी करने गया था वहां से जो फ्रेंड सर्कल आया है वो दोनों आपस में नहीं मिल सकता है। इसलिए जो है दोनों दूर दूर खड़ा है दोस्तों, और इसलिए वो लाइन में गिफ्ट देने के लिए खड़े होते हैं। बराबरी, डेमोक्रेसी आ जाता है। हर आदमी घबराया हुआ है उस शादी में कि पता नहीं अगर हम इस आदमी को कुछ कह दें तो कहीं यही तो लड़का का करीबी नहीं है, घर वाले का करीबी नहीं है। आज फैमिली मेंबर एक कोने में चला गया, किनशिप, नातेदारी, और लड़का की जिसकी शादी हो रही है उसकी बहन की फ्रेंड सर्कल, उसके भाई के फ्रेंड सर्कल, उसका फ्रेंड सर्कल, पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग, इनका जमावड़ा ज़्यादा हो गया है। ये है हमारे सामाजिक व्यवस्था में बदलाव, और इसीलिए वो लाइन में जाकर खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीछे खड़ा है वो मामा नहीं है, अपना चाचा नहीं है। जरा उस शादी में रिसेप्शन में जाकर खड़ा हो जाइए और चाचा को कहिए लाइन में प्लीज, पटाख से मारेंगे पीछे पीठ पे, हट हम जाएंगे, तुम हमसे बड़ा है, हम तुमसे बड़ा हैं, आ जाके भतीजा को जो है वो गिफ्ट दे के आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बदलाव है। तो ऐसे लिखने के लिए ना ये आज एक तरीका बताए। मैं तो चाहता हूं कि 10 घंटे ऐसे बताऊं बच्चे को कि कैसे लिखना है, लेकिन जो मेरे पे भरोसा करता है मैं उस पे ही बात करता हूं। मैं बताता हूं, कौशिक वगैरह को कई बार मैं डायरेक्शन दिया हूं, और कई लोग हैं ऐसे, वो तो एक नाम लिया। तो चलिए आगे बढ़ें। तो निबंध का आज आपको एक डायरेक्शन दिए कि महसूस करिए पहले कि वो कहना क्या चाहता है। बहुत शब्द है आपके पास, 1200 वर्ड में आईएएस में लिखना है। लिखते समय उसमें जो है लड़का क्या कहता है, कोटेशन दीजिए। अरे मेरे कोटेशन पे तुम ऐसे लिखोगे और तुमको नंबर आ जाएगा। कौन सा कोटेशन तय करें?
माने तैयारी करने आए हो कि हमसे सब कुछ लेने आए हो, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। तो चलिए देखिए, अब केपी जायसवाल और एएस अल्टेकर महोदय, इनके योगदान को देखते हैं दोस्तों। केपी जायसवाल और एएस अल्टेकर जो हैं वो भारतीय राजवंश के शासकों का शक कुषाण शासन से मुक्ति कैसे हुआ उसको उन्होंने रजू किया। काउंटर करने आए थे कि भाई विदेशी जो हैं वही मेरे ऊपर शासन नहीं किए हैं, भारतीय राजवंशों ने किस प्रकार से शक और कुषाणों को पराजित करके फिर से उस सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अब आइए, केपी जायसवाल ने 1924 में एक अपना पुस्तक लिखा है हिंदू पॉलिटी। मैं इसे दुर्भाग्य अपना मानता हूं कि मैं अभी ये किताब नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो मैंने सुना तैयारी के दौरान या कभी किसी विद्वजन से मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने द हिंदू पॉलिटी करके किताब लिखा है। ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम्स। मुझे इसीलिए ये मलाल है कि मैं कितना भी अच्छा पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे ये किताब पढ़ना चाहिए। क्या है ये? एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडियन इन हिंदू टाइम्स। हिंदू समाज के समय, जिसमें हिंदू राजा था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन का विकास कैसे हुआ। उसमें आज का जैसा संविधान नहीं होगा, बट राजा के द्वारा बनाया गया कानून जो है, तो उसका विकास कैसे हुआ, ये है ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम्स। और इसीलिए जब आप आईएएस के मेंस का सिलेबस देखेंगे तो पेपर 2 का पहला टॉपिक पढ़िए, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग वर्ड यूज किया है, नॉट हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यूज किया है। उसके बाद लिखा है डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का मतलब यही है कि आपको प्राचीन काल से लेकर के हमारा ऐतिहासिक आधार कि अगर क्यों हम बार बार ढूंढने जाएं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिखे हैं। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि राजा मंत्रिपरिषद का सलाह नहीं मानता था, तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम निकले। अच्छे राजा के काल में तो नहीं निकला, लेकिन अगर कोई तानाशाह राजा के काल में, क्या कहते हैं, अगर ऐसा निकला, कोई राजा ऐसा था जो स्वेच्छाचारी था, जो मंत्रियों के सलाह के बिना, हम तो खराब नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए घनंद ही था, अगर वो मंत्रियों का सलाह नहीं मानता था, तो उसका क्या दुष्परिणाम निकला। हो सकता है हमारे संविधान निर्माता उस चीज को देखते हुए राजा को राष्ट्रपति के जगह पर रख करके मंत्रिपरिषद को रख के उन्होंने लिख दिया हो कि नहीं, मंत्रिपरिषद का सलाह मानना जरूरी है। फिर लगा होगा 44वें संशोधन के पहले कि हो सकता है कि इससे मंत्रिपरिषद तानाशाह हो जाए, राष्ट्रपति बेचारा कहीं रबर स्टैंप ना हो जाए। तो कहा कि आप एक बार जो है सलाह के लिए वापस भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का फर्स्ट नागरिक किसी चीज को लौटा दिया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खाली एक बार कह दिया कि आप विचार कर लीजिए, ये कम बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इसलिए उनको अगर यही एक बार अधिकार मिल गया, तो ये समझ लेना है कि अगर इसका उपयोग वो सही ढंग से करें, तो यही उनके लिए बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। तो चेक एंड बैलेंस के द्वारा हमारा संविधान बनाया गया है। अंतिम सत्ता किसी को नहीं देना है, ये सोच करके हमारा संविधान बनाया गया। आप एक छोटा सा चीज देखिए ना कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नागरिक टाइट हो गया, अरे अपने को तो मिल गया, सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। 19(2) पढ़े क्या कि न वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और जितना आधार है पढ़ के देख लीजिए, शाबाश, वर्ड नहीं बोल पाइएगा अगर ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक लिमिटेशन है। अगर आप उस लिमिटेशन को पार कर रहे हैं तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, जिससे मेरे राज्य की सुरक्षा को खतरा हो जाए। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को ध्यान में रखना होगा। एक जो इसमें है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
अगर मेरे बोलने से किसी विदेशी राज्य के साथ मेरा मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होने लगता है तो हमको बोलने से रोक देगा भारत सरकार, या कोई भी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, राज्य रोक देगा। मैं जब ये पढ़ाता हूं तो पहले चुटकुला देता हूं विदेशी राज्यों का कि 3 देश का नागरिक मिला, एक यूएसए, एक रसिया और एक भारत। यूएसए का नागरिक को अपने फंडामेंटल राइट्स पे बहुत घमंड था, तो वो कहता है कि दोस्त, मेरे देश में फंडामेंटल राइट्स, वाणी की स्वतंत्रता इतना है कि तुम बिना पुरावा के भी खड़े होकर के व्हाइट हाउस के सामने कह सकते हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति बेईमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चुटकुला का पाठ है दोस्तों। अपने यहां मानहानि हो जाएगा अगर आपके पास पुरावा नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो वो कह रहा था कि मेरे यहां इस तरह का फ्रीडम है। तो रूस का जो नागरिक था वो कहा कि यार ये तो मेरे यहाँ भी छूट है कि तुम हाथ में कोका कोला का बोतल ले करके और क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन हमारा जो है, पुतिन साहब जहाँ रहते हैं, खड़े हो जाओ, लेकिन कहना अमेरिका का राष्ट्रपति बेईमान है। ये फंडामेंटल राइट्स, यानी रूस में पुरावा होने पर भी आप नहीं कह सकते हैं कि रूस का राष्ट्रपति बेईमान है। तो भारत का नागरिक कहा कि देखो भाई, हमारे यहां भी कोका कोला तो हाथ में लेने का अधिकार है और राष्ट्रपति भवन के पास भी जाके खड़े हो सकते हो, लेकिन तब तक कहना अमेरिका का राष्ट्रपति बेईमान है जब तक अमेरिका से फोन नहीं आ जाए भारत। यानी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ कहना है। देख रहे हैं ना? तो हमारे संविधान को दोस्तों मैं पूरा का पूरा पॉलिटी ऐसे ही पढ़ाता हूं दोस्तों, और ऑफलाइन क्लास में तो और मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में थोड़ी बाध्यता होती है, एक्चुअली कारण ये है कि मैं किस उद्देश्य से बोल रहा हूँ, और कैमरा है ना, सामने वाला किस उद्देश्य से समझ ले बेचारा, उसको हो सकता है कि क्या कहते हैं हट कर जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो हट भी कर सकता है, तो इसीलिए थोड़ी सी बाध्यता हो जाती है ऑनलाइन क्लास में, वरना ऑफलाइन क्लास में तो बेहतरीन ढंग से बताते हैं दोस्तों, और अच्छे से बताते हैं, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। पूरी पॉलिटी में ऐसे बच्चों को उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जब विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है तो ये देश सोच के देखिए कि सिनेमा भी वाक एवं अभिव्यक्ति की सुनता में आता है, नहीं तो सेंसरशिप का कैंची नहीं चलता है। तो फिर उस सिनेमा में, गदर सिनेमा में सनी देओल जी पूरा का पूरा हैंडपंप उठा लिए और पूरे जो है घुमा दिए पाकिस्तानियों को। ये कैसे हुआ? बिल्कुल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी हमारे मित्र राष्ट्र की सूची में नहीं है। उस दोस्ती करने लायक है वो, उसके साथ कोई दोस्ती करने जाएगा? अमीर गरीब होना अलग बात है, ईमान धर्म तो होना चाहिए भाई। तो कौन उसके साथ दोस्ती करेगा? मेरे दिमाग में तो जीवन में नहीं आया कभी। तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन अगर मित्र राष्ट्र की सूची में आ जाए तो हो सकता है कि हम नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो है, इस तरीके से संविधान को समझना होता है दोस्तों। तो चलिए आज आपको क्या बताए, ऐसे भी समझाए कैसे लिखना है। आपको आज देखिए कि ये भी दिखाए कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को पढ़ना है, कि ऐतिहासिक आधार है मेरे पास। क्या क्यों हम बार बार कहें पंचायती राज तो चोलों का स्थानीय स्वराज मेरा आधार नहीं था क्या? जो पंचायती राज था वहां पर थोड़े से स्वरूप बदलेंगे दोस्तों। तो ये जो है, ये हिंदू पॉलिटी, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि साल भर के अंदर मैं समय निकाल कर इसको जरूर पढ़ूंगा। मेरे पास किताब अभी आई नहीं है, लेकिन मैं इसे मंगा के 1 साल के अंदर जरूर पढ़ूंगा, और पढ़ के मैं आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये बेहतरीन किताब है दोस्तों। अब आइए, अब कंप्लीट, अब 1960 तक जो इतिहास लिखा गया, ये लोग वहां तक के इतिहासकार हैं राष्ट्रवादियों में, तो इनका झुकाव किस ओर था? तो इनका झुकाव जो है राजकीय इतिहास की तरफ आकर्षण ज्यादा था। दक्कन में मराठों का इतिहास, सातवाहनों का इतिहास, अशोका का इतिहास, अभी क्या पढ़े, भारतीय राजवंशों ने शक कुषाणों को खदेड़ दिया। तो क्या देख रहे हैं, इनका झुकाव राजकीय इतिहास की तरफ 60 तक जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे ज्यादा था।
क्यों? क्योंकि राजवाड़े जी मराठी विवाह पद्धति को भी लिखा है। तो ये हो गया। दूसरा, वे अपने प्रदेश के राजवंशों के जो भी लिखे, जैसे नीलकंठ शास्त्री ही लिखे, तो वो अपने प्रदेश के दक्षिण भारत के राजवंशों के इतिहास को गौरवान्वित करके लिखा। ये इनका दूसरा आकर्षण था। अखिल भारतीय कक्षा में इतिहास लिखने वाले विद्वान जो भारतीय लेवल पे इतिहास लिखे, हेमचंद्र राय चौधरी, तो वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। उनमें नेशनलिटी की भावना थी, ये झुकाव है उनका। उन्होंने सिकंदर के आक्रमण को बहुत महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास अशोका था। अशोक जैसे राजा के सामने हम सिकंदर का मतलब कि गुणगान करें, ये भारत के इतिहास में संभव नहीं होना चाहिए। टर्की के इतिहास में पढ़ लें, ग्रीक के इतिहास में पढ़ लें, वो अलग मुद्दा है, लेकिन भारत के इतिहास में जब मेरे पास अशोक है तो हम सिकंदर का गुणगान क्यों करें? आप याद करिए, मैं पहले ही क्लास में बताया था कि हम क्यों कहें कि भारत का नेपोलियन था समुद्रगुप्त। पहले समुद्रगुप्त जीता है उतने बड़े क्षेत्र को, जितना बड़ा क्षेत्र को नेपोलियन, फ्रांस से, नक्शे को ध्यान दीजिएगा, फ्रांस से मॉस्को तक जाना, उतना में तो पूरा इंडिया भ्रमण हो जाएगा अगर देखेंगे तो अगर नेपोलियन के जैसा आपने समुद्रगुप्त को देखा तो आपको कहना चाहिए था कि फ्रांस का समुद्रगुप्त है नेपोलियन। राइटिंग स्टाइल अगर मेरे कालिदास का मजबूत है तो फिर शेक्सपियर कालिदास के समान हुआ ना। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर हम क्यों कहने लगे? इनकी भावना राष्ट्रवादिता से ओतप्रोत थी। लेकिन हम यही पढ़े जा रहे हैं, भारत ना नेपोलियन कोने कहवाए, भारत ना शेक्सपियर तरीके कौन ओळखाय छे। जबकि अब परीक्षा के लिए पढ़ेंगे, जबकि होना क्या चाहिए, ये दोनों उनसे पहले के हैं, तो इनको ना उनके बाद जैसा कहा जाना चाहिए, ये चीज है। और प्लस ये दोनों उनसे कम महान भी नहीं है, समझ गए? अकबर के सामने जैनुल आबिदीन का शासन क्षेत्र छोटा था, इसीलिए हम उसको कश्मीर का अकबर कहते हैं। लेकिन अगर जैनुल आबिदीन भी उतने ही मतलब कि बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता तो फिर हम इसको कैसे कहते कश्मीर का अकबर? तो मेरा समुद्रगुप्त जैनुल आबिदीन नहीं है अकबर के सामने, मेरा समुद्रगुप्त नेपोलियन के सामने जैनुल आबिदीन नहीं है, मेरा समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त है। वो बहुत बड़े क्षेत्र में प्रभाव डाला है, इसीलिए हम नेपोलियन से अगर तुलना करेंगे तो नेपोलियन मेरे समुद्रगुप्त जैसा दिखना चाहिए। यहां फ्रांस में तुमको जो पढ़ाना है पढ़ा लो। तो ये जो है दोस्तों, इनका दृष्टिकोण ये था कि इन्होंने सिकंदर के आक्रमण को कम महत्व दिया। भारतीय विद्वान सिकंदर के साथ पोरस के बातचीत और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेलुकस को हराने पर विशेष महत्व देना ही चाहिए। कई बार आप ये सोच के देखिए कि एक ओर आप जब कहते हैं दशराग युद्ध, और दशराग युद्ध में पुरु कबीला पराजित हुआ था, लेकिन भरत कबीले को जब लगा कि नहीं, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है पराजित कबीलों में, अगर इसके साथ हम नहीं जुड़ेंगे तो हम मिट जाएंगे, तो दोनों एक होकर के कुरु हो गया, भरत और पुरु। अब वो एक अलग संस्कृति का आदमी है, इसलिए पुरस के समाज से उसका समाज मैच नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि सिकंदर के दिमाग में भरत कबीला वाला बात ही आए, पढ़ के ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भरत कबीले वाला बात ही आया होगा कि पराजित जनों में पुरु सबसे महान था, तो पराजित जनों में आम भी तो अधीनता स्वीकार कर लिया, पोरस बहुत महान है, अगर हम इसको अपने साथ नहीं लेंगे तो शायद मेरी भारतीय विजय अधूरी रह जाएगी। एक बात। दूसरा, पोरस जैसे महान राजा को अगर हम ये कहेंगे कि तुमको तुम्हारा राज्य नहीं लौटा देते हैं, तो शायद वो मित्र बनकर मेरे साथ खड़ा हो सकता है, अनुचर बनकर पोरस खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए सिकंदर और पोरस के, क्योंकि उसने तो साफ कह दिया कि एक विजेता राजा पराजित राजा के साथ जो व्यवहार करता है वो करो, यानी मेरा गर्दन काटना है तो काट लो, लेकिन मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। उस केस में मित्र बनाया जा सकता है, अधीनस्थ राजा नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये उपनिवेशवादियों के विचार का देन है कि उन्होंने कहा कि ये पोरस को हराने के बाद पोरस ने अधीनता स्वीकार कर ली।
ध्यान दीजिएगा, गठबंधन जीवन में सब करता है। क्या सिकंदर अकेले तलवार लेकर के पहुंच गया कि वो सैनिक रखा था? गठबंधन वहां भी था, वहां पैसे का गठबंधन था कि हम तुमको पगार देते हैं, तुम मेरे लिए लड़ो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जीवन में गठबंधन हर जगह होता है, हर जगह पे गठबंधन है, लेकिन सम्मानजनक गठबंधन होता है। कई जगह अधीनता वाला गठबंधन होता है। तो पोरस के साथ जो गठबंधन है वह मित्रता वाला गठबंधन होगा, पोरस के साथ अधीनता वाला गठबंधन नहीं होगा। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे कि समुद्रगुप्त का गठबंधन वाकाटक के साथ मित्रता वाला होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को अपनी बेटी का विवाह वाकाटक राजा के साथ करना पड़ेगा, प्रभावती गुप्ता का, वहां मित्रता वाला बात होगा। क्यों? क्योंकि वाकाटक दक्कन में है, मालवा में है, और मालवा को लोग कहता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, मैं कहता हूं गेटवे ऑफ ऑल इंडिया। दक्षिण से उत्तर जाना है तो मालवा, पश्चिम से पूरब जाना है तो मालवा, पूरब से पश्चिम आना है तो मालवा, उत्तर से दक्षिण जाना है तो मालवा पार करना होगा। मालवा के राजा को दक्षिण की जानकारी ज्यादा होगी, तो बल्कि वो तो विदर्भा तक शासन करता था, तो समझना है ऊपर है, तो वो दक्षिण की जानकारी ज्यादा होगी। वो अगर मित्र के रूप में मेरे साथ चलेगा तो मेरे लिए दक्षिण विजय आसान हो जाएगा। समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि इसीलिए हमको पोरस को हारने के बावजूद जो है पढ़ने की आवश्यकता है कि सिकंदर को भी उसके साथ दोस्ती करना पड़ा, वरना हारे हुए राजा के साथ दोस्ती क्यों करता है? तो ये वही घटना है जो भारत और पुरु के बीच हुआ दशराग युद्ध में, वही कहानी रिपीट हुआ है, और इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है। अब आइए, चंद्रगुप्त मौर्य तो सेल्यूकस को हरा ही दिया, उसकी बेटी से उसको विवाह करना पड़ा, सेल्यूकस को अपनी बेटी से, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब क्या हो सकता है कि हम अभी भी गुणगान से उपनिवेशवादी इतिहासकार बनकर के सिकंदर का करें? अब सिकंदर चंद्रगुप्त से नहीं लड़ पाया तो ये उसका दुर्भाग्य है ना भाई, एक बार लड़के तो देख लेता, तब ना हम इतिहास पढ़ते। अरे चंद्रगुप्त मौर्य की तो बात छोड़ दीजिए, उसका सेना तो नंदवन से नहीं लड़ पाया, ब्यास नदी के आगे बढ़ने से। अब आज हम राष्ट्रवादी इतिहासकार बन के पढ़ा रहे हैं दोस्तों, बुरा नहीं मानिएगा, उपनिवेशवादी बन के जब बताए थे अलग, और तब तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएंगे। तो आज जो है क्या है जरा समझिएगा कि उसकी सेना ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसमें कई कारण हैं, भौगोलिक कारण भी है कि ग्रीक की जलवायु आबो हवा जैसी है, अब वो रेगिस्तान में प्रवेश करने जा रहा है, उसके सामने फाइट करना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन एक फैक्टर नंद भी है, उसको मालूम है कि 6 लाख सेना है मगध में। हर सैनिक को पता है कि अगर बाय द वे सिकंदर जीत भी जाता है तो सिकंदर को मगध मिल जाएगा, लेकिन मेरी मृत्यु निश्चित है वहां, क्योंकि हम लड़ने जा रहे हैं मगध के शासक से। तो पहले नंद से तो लड़ लेते, उसको हरा देते, तब हम मानते कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या बात होगा। तो ध्यान रखिएगा इतिहास लेखन के, इसीलिए बार बार कहते हैं कभी भी किसी एक आदमी के इतिहास पे भरोसा नहीं करिएगा दोस्तों। इतिहास को दोनों तरफ से पढ़ा जाता है, आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। अब आइए, यूपीएससी में एक साल एक क्वेश्चन आया था, अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो धरना प्रदर्शन कर देंगे यूपीएससी के सामने। महाराणा प्रताप की देशभक्ति ही उनका सबसे बड़ा अपराध था, इसको से साबित करना था। अब आप जरा सोच के देखिए कि तोमर सर, खास करके रजनीश सिंह तोमर, जो तोमर महाराणा प्रताप के साथ लड़ा हो अकबर के विरुद्ध, लोकल इतिहास पढ़ के देखिएगा, जिसमें कि हजारों से ज्यादा संख्या में तोमर उस हल्दी घाटी में मारा गया हो। जरा सोच के देखिएगा कि उस बच्चे का इमोशन, मैं बच्चा हूं ना तोमर के सामने, उस बच्चे का इमोशन इस प्रश्न को लिखने में कभी आ पाएगा कि महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी देशभक्ति, अरे देश के लिए जान कुर्बान कर देंगे भाई, होगा अकबर सामने, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आंसर लिखना है तो फिर तटस्थ होकर आलोचना करना होगा, कुछ दोनों तरफ से हमने इतिहास को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कई बार जब क्लास में पढ़ाता हूं महाराणा प्रताप जी को, तो मैं बताता हूं कि भाई उनके साथ हम भी लड़े हैं, इसलिए अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक
जो है दोनों नजरिया तुमको देंगे, महाराणा प्रताप जी का भी एंगल और इधर अकबर का भी एंगल। आप सोच करके जरा देखिए तो कि अकबर के लिए राणा प्रताप जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है जानते हैं? वो आगरे और गुजरात के बीच में दीवार की तरह खड़े हैं। ज्योग्राफी समझ गए? बिना मेवाड़ को जीते हुए अकबर को घूम करके जयपुर होकर के आना पड़ेगा या मालवा के दूसरे तरफ से घुसना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक है। और गुजरात तो गुजरात है, शुरू से लोथल काल से अगर पैसा है तो यही तो है, टैक्स मिलेगा। अकबर के लिए गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, सामुद्रिक व्यापार में हिस्सा मिलेगा, इसलिए जो है गुजरात महत्वपूर्ण है। तो क्या देख रहे हैं, इनका इतिहास जो है, इनके इतिहास में, राष्ट्रवादियों के इतिहास में पढ़ने में जोश आ जाता है कि इन्होंने हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बतलाया। पोरस के हारने के बावजूद उसके स्वाभिमान को खड़ा किया कि उसने अधीनता नहीं स्वीकार किया, आम भी गलत था। अरे एक बार लड़ तो लेते, मर जाते तो भी इतिहास में नाम आता है। तो ये जो है इनके इतिहास लेखन की विधा है। अब आइए तीसरा फेज दोस्तों, कि अब कुछ ऐसे लेखक आए 1960 के बाद जिन्होंने राजनैतिक इतिहास को जगह ही नहीं दिया अपने किताब में। केवल और केवल, हाँ ये इसमें से कुछ विदेशी भी हैं लेकिन इनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी है, और इन्होंने केवल कल्चर पे लिखा। राष्ट्रवादी है नहीं है, मेरा तो मानना ही नहीं है, ये कल्चर लिख दिए कि मेरे ऊपर ठप्पा नहीं पड़े। इन्होंने अराजनैतिक इतिहास लिखा है, नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। उसमें पहला नाम आता है ए.एल. बासम। 1914 से 1986 इनका जीवन काल है दोस्तों। 1951 में इन्होंने ये किताब लिखा है, द वंडर दैट वाज इंडिया, और उसके नीचे हिंदी एडिशन लगा है। पूरी किताब आपके सर कम से कम 20 बार पढ़े होंगे। अद्भुत भारत, द वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बासम, और अद्भुत भारत शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी। इतनी छोटी सी प्रकाशन है जहां से ये किताब हिंदी में छपती है। ट्रांसलेटेड बुक है, क्लिष्ट हिंदी है, पढ़ने में भी दिक्कत होगा आपको, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लिए तो बौद्ध धर्म इतिहास के दृष्टिकोण से दोस्तों, जैन धर्म, वैष्णव संप्रदाय, मतलब भारत के जो भी धार्मिक संप्रदाय थे उस समय के प्राचीन भारत के, इसीलिए नाम है अद्भुत भारत, उसी के बारे में है। इसमें आपको हड़प्पा भी होगा ना, तो होगा मतलब पढ़े इसलिए बता रहे हैं कि हड़प्पा के कल्चर पार्ट को यहां पे मिलेगा आपको। और ये केवल प्राचीन भारत का लिखे हैं ये अद्भुत भारत, इसलिए इनके कमी को पूरा किए मध्यकालीन कल्चर पर लिखने वाले किताब द वंडर दैट वाज इंडिया वॉल्यूम 2, S.A. रिजवी। वो किताब अभी तक हिंदी में नहीं आई है, मैं उसका इंग्लिश वर्जन ही पढ़ा हूं। बेहतरीन किताब है दोस्तों। इतना कल्चर पढ़ने वाला रजनीश तोमर कैसे गाइड बता सकता है? बस इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, ए.एल. बासम की किताब कोई पढ़ेगा, संस्कृति के बारे में, धर्म की जितनी कल्चर है इंडिया में वो क्लियर, मध्यकालीन में ऐसे रिजवी क्लियर कर देगा। प्रकाशन विभाग में टुकड़ों में किताब मंगा के पढ़े हैं कि दक्षिण भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर, भारत के दुर्ग, भारत की वास्तुकला। इतना ही नहीं, राज्य वाइज नृत्य की किताब मेरे पास है, राज्य वाइज प्रकाशन विभाग की इतनी मोटी मोटी किताब। क्या करें, कैसे समझाएं आज के बच्चों को? तो दोस्तों, लेकिन हमने किताब नहीं लिखा है कल्चर पे अभी तक, लेकिन ये किताब आपको पढ़ना चाहिए। हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको कल्चर के बारे में जानना हो, खास करके बौद्ध जैन धर्म तो बहुत अच्छे से इतिहास के दृष्टिकोण से लिखे हैं। આ પુસ્તકમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના વિભિન્ન પક્ષોના સુવ્યवस्थित इतिहास લખવામાં આવ્યું। इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों का व्यवस्थित इतिहास लिखा गया है। इसमें राजकीय इतिहास नहीं है, केवल और केवल सांस्कृतिक इतिहास लिखा गया है। डी.डी. कौशाम्बी, दामोदर दास कौशाम्बी 1907 से 1966, इन्होंने जो किताब लिखा है ये एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दामोदर दास कौशाम्बी, इस किताब को भी हमने पढ़ा है। 90 के दशक में जो भी इतिहास विषय ऑप्शनल लेकर के यूपीएससी में तैयारी किया है वो सब लोग लगभग ये किताब पढ़े हैं दोस्तों।
ये मैं अकेला नहीं हूँ इंसान, लगभग लोग पढ़े हैं। नीलकंठ शास्त्री की किताब लगभग लोग पढ़ा है दक्षिण भारत में, हाँ, लेकिन वो उस किताब को पढ़ लिया इसलिए एक बार नहीं कहेगा कि दक्षिण भारत में हम पीएचडी किए हैं। क्या कहते हैं, अद्भुत भारत सब लोग पढ़ा है। डीडी कौशाम्बी की ये किताब लगभग लोग पढ़ा है उस समय में, ठीक ना। क्या कहते हैं, उस समय के लोग अशोक और मौर्यों का पतन रोमिला था पर लगभग लोग पढ़ा होगा जो हमारे उम्र में इतिहास ऑप्शनल से एग्जाम देता था। तो इनकी ये किताब जो है ये भी बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद इन्होंने 65 में किताब लिखा एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन। ये किताब है आपके सामने, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। ये बुक इन्होंने लिखा है और इसमें भी भारतीय संस्कृति के पक्षों को ही उजागर किया गया है। ये जो लिखे हैं वो कार्ल मार्क्स जिस तरह से अभिव्यक्ति किया है, यानी इसमें हल्का सा मार्क्सिस्ट अप्रोच को अपनाया गया है लिखने में। और इस इतिहास में समाज, अर्थतंत्र, संस्कृति, इसके बारे में जो है लिखा गया। और सबसे पहले डीडी कौशाम्बी जी ही हैं जिन्होंने अपने इतिहास में आदि जाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में लिखे हैं, आदि जातियों के इतिहास को जगह दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जरूरी है ना, इस देश के मूल निवासी हैं वो। अब ठीक है, बहुत लंबे समय पहले माइग्रेशन हुआ है इसलिए अब ये चर्चा नहीं करना है, लेकिन उनके कल्चर को भी लिखना पड़ेगा ना हमको। हम सभी समाज के हिस्सा हैं, भारतीय समाज के, तो हमको लिखना पड़ेगा। और प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वान के काम में क्या अब नया, अब जो किताब उसके बाद लिखा जा रहा है उस किताब में क्या नया आया, माना इनके योगदान के कारण, इन लोगों के कारण अब जो लोग किताब लिख रहे हैं इतिहास में, हिस्टोरियन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, उनके इतिहास लिखने में क्या बदलाव आया। अब तो उनके पास उपनिवेशवादियों का भी दृष्टिकोण है, राष्ट्रवादियों का भी दृष्टिकोण है। अब इनके बाद के जो इतिहासकार आए, डीएन झा जी अगर किताब लिख रहे हैं प्राचीन भारत, तो इनके इतिहास में क्या बदलाव आया, ठीक है ना। अगर झा एवं श्रीमाली किताब लिख रहे हैं तो इनके इतिहास में क्या परिवर्तन आया। रोमिला थापर जी ही अगर एंशिएंट इंडिया लिख रही हैं पूरा या अर्ली इंडिया, रामशरण शर्मा जी अगर किताब लिख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ये बिग नेम हुए। इन सबों की किताब पढ़े तो तोमर सर तो गदगद हो जाए उस बच्चे को देख करके कि ये जा रहा है सही रास्ते पे। तो इनके इतिहास का अब दृष्टिकोण क्या रहा, क्योंकि इनके सामने दो विचारधारा ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका था। तो अब जरा देखें, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अब ये ज्यादा से ज्यादा अपने किताब में भार देने लगे। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को राजकीय प्रवृत्ति के साथ जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया कि अगर मान लीजिए अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसको राजकीय प्रवृत्ति है, उसका वो राजा है, राजा होकर के अपना रहा है, या युद्ध की नीति को त्याग दिया तो उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया क्या थी उस समय की, उसको इन्होंने भार दिया। मूल ग्रंथों का उड़ान पूर्वक इन्होंने अध्ययन किया। ये समझ गए कि अगर इतिहास लिखना है अच्छा तो राष्ट्रवादी भी अपने दृष्टिकोण से लिख दिए हैं, मार्क्सवादी भी, तो उनसे अच्छा है कि दोनों का दृष्टिकोण तो हम समझ लिए, लेकिन अब हम फिर से वेद पढ़ें और फिर से हम उसको जानने का प्रयास करें। तो मूल ग्रंथों को उड़ान पूर्वक, मतलब कि एकदम सूक्ष्म विश्लेषण करें, पढ़ें, और उसके परंपरागत स्वरूप के साथ साथ उस ग्रंथ को पढ़ के केवल जो है, मान लीजिए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ के या इंडिका पढ़ के हम मौर्यों के बारे में ना लिखें, उसके साथ साथ अगर कहीं से अभिलेख मिलता है, कहीं से सिक्का मिलता है, यानी पुरातात्विक स्रोत का भी हम साथ में सहारा लें, और तब जाकर के जो है हम इस पर किताब लिखने का प्रयास करें। तो ये था दोस्तों, जो मेरा पार्ट 2 आपके लिए बाकी था वो आज हमने पूरा कर दिया, और जो भी हमने समझाया है दोस्तों वो सब इस चैप्टर के प्रसंगवश समझाया है।
इसलिए इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। अगर मेरे इससे वक्तव्य से किसी भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का ठेस पहुंच रहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सिर्फ जो भी बताया या जो भी टीका टिप्पणी किया ये सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर किया है। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को आहत करूं इसके लिए हमने नहीं किया है। इसीलिए मैं क्षमा चाहते हुए आपसे, और उस वक्तव्य में जाने अनजाने में अगर कोई हो गया हो भूल तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और स्वाभिमान बनाए रखना है अपनी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का। स्वाभिमान रखना है अपने राजाओं पे कि हमारा राजा भी नेपोलियन नहीं था, नेपोलियन हमारे राजे के जैसा था। तो चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।